अध्याय 410 तुम बहुत खतरनाक हो। अध्याय 410 तुम बहुत खतरनाक हो। ये क्या चीज़ है? इसे हत्यारा कहते हो? शिंजी की अपनी वीर भावना अभी अभी मर चुकी थी और झूठे सेवकों की किताब भी गायब हो गई थी, जिससे वह बेहद निराश हो गया था। ताओ यू की आत्मा को बाहर निकलकर तबाही मचाते हुए देखना उसके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। मेरा दिल पहले से ही ईर्ष्या से भरा हुआ था। मैं क्यों? अगर मुझमें इतनी प्रबल वीर भावना होती तो इस तरह की घटना कभी नहीं होती। कितना मजबूत! रिन तोहसाका की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस वीर आत्मा के बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, उसके पास इतनी शक्ति होगी। रेडे का चेहरा भी बेहद गंभीर था, लेकिन उसने रिन तोहसाका का साथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया, मानो वह अभी भी किसी चीज से सावधान हो। इस शक्ति ने मेरे लिए कुछ बुरी यादें ताज़ा कर दीं। श्री मेन ने कुछ दबे स्वर में कहा कि वे पतित मातृ देवी द्वारा भ्रष्ट हो गए थे। प्राचीन देवताओं के 3 स्तंभों में से एक होने के नाते पतित मातृ देवी के कुछ मार्ग पृथ्वी पर टूट गए थे, जिनमें किसान मार्ग भी शामिल था। जैसे ही उसने अपना विलाप समाप्त किया, उसका चेहरा अचानक भयंकर हो गया और वह एक बार फिर भ्रमों के भंवर में फंस गया। ट्रेया को अपने हाथ के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि उस पर मौजूद एक खरोंच अचानक गायब हो गई थी। कमांड सील्स के स्वाभाविक रूप से मिट जाने के साथ मिस्टर डोर ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। माफ़ कीजिए, अभी संक्रमण थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कमांड सील्स मुझे सिर्फ 3 दिन तक ही काबू में रख पाएंगे। 3 दिन बाद आपको परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप पवित्र ग्रेल के मुद्दे को तय समय सीमा के भीतर सुलझा लें। चूंकि हाशिरामा सेंजू ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है, ऐसा लगता है कि अंततः लांसा और बरसेकर दोनों को वश में कर लिया जाएगा। हालांकि सेबर लताओं में जकड़ी हुई है, वह उसकी अपनी ही है, इसलिए अब उसकी भूमिका उसकी रक्षा करने की है। रिन तोहसाका और शिरो एमिया ने भी अपनी सारी ऊर्जा इसी पर केंद्रित कर रखी थी। रिन तोहसाका ने कुछ हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? बिना मेरे कुछ किए ही कमांड सील का इस्तेमाल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? मिस्टर मेन के साथ आखिर हुआ क्या? एमिया शिरो भी थोड़ा हैरान था। श्री गेट एक सभ्य सज्जन की तरह दिखते थे, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे उन्होंने वर्णन किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मेरे कमांड सील्स मुझे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता कि तब मैं क्या करूंगा। शायद जब मैं अपना आखिरी कमांड सील इस्तेमाल कर लूं तो आप मुझे आत्महत्या करने का आदेश दे सकते हैं। श्रीमान मेन उदासीन प्रतीत हुए। तभी दूर से एक उपहास भरी आवाज़ सुनाई दी, बाहर के पौधे पहले से ही काफ़ी परेशान करने वाले हैं। मैं अपने पिछवाड़े के बगीचे में ऐसी परेशानी पैदा करने वाली चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे ही वह आवाज़ समाप्त हुई, आकाश में लहरें दिखाई दी, जिसके बाद विभिन्न आकृतियों के हथियारों की बाढ़ आ गई, जिनमें से प्रत्येक एक दिव्य हथियार प्रतीत होता था और प्रत्येक में आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति थी। बरसेरकर और स्काइथा द्वारा लगातार काटे जाने के बावजूद संघर्ष कर रही लताएं इन दिव्य हथियारों के सामने कुछ हद तक नाजुक प्रतीत हो रही थीं। हालांकि एक हथियार से होने वाला नुकसान बरसेरकर और स्कैथा के हमलों से होने वाले नुकसान की तुलना में कम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे हथियार पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। ईंट बहुत तेज गति से उड़ती है। पलक झपकते ही टूटी हुई लताएं चारों ओर उड़ने लगीं और पेड़ों का रस छिटकने लगा। व्यापक हमले की दिशा में स्थित क्षेत्र के बड़े हिस्से का संपर्क टूट गया था। हालांकि वृक्ष जगत के आगमन के विशाल आकार और गति ने इन बढ़ते हुए हथियारों के साथ एक संतुलन स्थापित कर दिया। हाशिरामा सेंजू के हस्तक्षेप से वे तलवारों की बौछार को रोकने में कामयाब रहे। आप इसे कितना भी काट दें, यह उतनी ही तेजी से वापस उग जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे माली की लॉनमोवर लगातार खरपतवारों को साफ करती रहती है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसी अंतराल के दौरान स्कैथा और बरसेरकर एक ही समय में पीछे हटने में सफल रहे। स्कैथा झट से उछलकर कुछ ही पलों में अंधेरे में गायब हो गई, जबकि बरसेरकर ने इलिया को उठाया और भाग गया। वह भी कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। घटनास्थल पर केवल वही आकृति बची रही जो दूर से साधारण कपड़ों में दिखाई दी थी। हाशिरामा सेंजू ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने पहले लताओं का इस्तेमाल करके बंधी हुई कृपाण को वापस भेजा और फिर गिलगामेश का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। इस समय दोनों पक्षों द्वारा घास को साफ करने और फिर से उगाने के प्रयास भी लगभग एक साथ रुक गए। दुश्मन को भागते देख हाशिरामा सेंजू ने अपना जादू करना बंद कर दिया। गिलगामेश ने जब देखा कि उसने काफ़ी दुश्मनों को मार गिराया है तो उसने भी हमला करना बंद कर दिया। 8वां वीर आत्मा, ये कैसे संभव है? रिन तोहसाका भी कुछ हैरान दिखीं। 7 सवेंस होने चाहिए थे, तो एक अतिरिक्त कैसे हो सकता है? हालांकि दुनिया में हुए अचानक बदलावों को देखते हुए उसे लगा कि एक वीर आत्मा का उदय पूरी तरह से समझ से परे नहीं था। खैर, आज के झटकों की श्रृंखला ने उसे कुछ हद तक सुन्न कर दिया है। बस अब इसे यहीं खत्म करते हैं। हाँ, चूहों का एक झुंड मेरी पवित्र ग्रेल को आपस में बांटने के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ है। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी?
गिलगामेश को भी स्वामी और सेवक के एक साथ काम करने से कोई आपत्ति नहीं थी। मूल 5 वीर आत्माओं में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हो गई, जिससे केवल 3 ही शेष बचे। पवित्र ग्रेल तुम्हारा है? नहीं, मिली जानकारी के अनुसार हम सभी को यहाँ बुलाया गया था। हाशिरामा सेंजू अब भी एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने गिलगामेश के साथ गंभीरता से बहस की। ठंडी मुस्कान के साथ सबको देख रहा गिलगामेश भी हाशिरामा सेंजू को देखकर स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि वह जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था या वह सचमुच ऐसा सोच रहा था। इस दुनिया के सारे खजाने मेरे हैं, चाहे वह पवित्र ग्रेल हो या कुछ और, मेरी अनुमति के बिना कोई भी उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। गिलगामेश ने हाशिरामा सेंजू की ओर ऐसे देखा मानो वह कोई बिल्कुल स्वाभाविक बात कह रहा हो। क्या सच में? तो मदारा का फैन तुम्हारा भी है? हाशिरामा सेंजू ने संदेह से भरे चेहरे से उस व्यक्ति को देखा। जब तक आप मुझे सबूत नहीं दिखाएंगे, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। इन शब्दों ने एक बार फिर गिलगामेश को चुप करा दिया, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। यहाँ तक कि ताओ यू को भी ये थोड़ा हास्यास्पद लगा। हाशिरामा सेंजू का व्यक्तित्व शायद उस प्रकार का था जिससे निपटना गिलगामेश के लिए सबसे मुश्किल होता। मेरी कुल संपत्ति मेरी समझ से परे है, लेकिन जब तक ये खजाना है, ये निश्चित रूप से मेरा ही रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप किस पंखे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यह कोई खजाना है तो यह मेरा है। गिलगामेश ने हाशिरामा सेंजू के सवाल को अनसुना कर दिया। उसे सचमुच नहीं पता था कि वह पंखा क्या था। जब तक वह उसका था, उसके लिए बस इतना ही मायने रखता था। क्या ये सिर्फ डाकू ही हैं? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस युग में भी डाकू मौजूद होंगे। ये थोड़ा शर्मनाक है। क्या शांति अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही? हाशिरामा सेंजू ने आह भरी। वह गिलगामेश के शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मतलब शायद डाकुओं और अपराधियों के मतलब जैसा ही था। पहाड़ी डाकू। डाकू। गिलगामेश को गहरा सदमा लगा। वर्णन बहुत सरल और साधारण थे और गाली देने का तरीका शब्दावली के मामले में बहुत सीमित था, लेकिन इन 2 वर्णनों ने उसे मौके पर ही टूट जाने पर मजबूर कर दिया। धिक्कार है, तुम्हारा यह अपमान तुम्हें 1000 बार मौत की सजा देने के लिए काफी है। अरे तुम जो वहां खड़े हो, मैं तुम्हारा एक भी कवच छोड़े बिना तुम्हारा वध कर दूंगा। गिलगामेश का सुंदर चेहरा कुछ विकृत सा दिखाई दिया और उसके पीछे आकाश में अचानक बड़ी बड़ी लहरें उभर आईं, जिनसे धीरे धीरे हथियार निकलने लगे। इस अंधेरी रात में इसने आसपास के क्षेत्र को सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया। उन हथियारों की विशिष्टताएं और संख्या उन पिछले हमलों की तुलना में कहीं अधिक थीं, जिन्होंने वृक्ष जगत को संकुचित कर दिया था। तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? ये बहुत ही असभ्य है। जब हाशिरामा सेंजू ने उन हथियारों को देखा तो उनका चेहरा कुछ गंभीर हो गया और उनके शब्दों ने गिलगामेश को एक बार फिर उन्माद में डाल दिया। मर जा, कमीने। हमले अंतहीन प्रतीत हो रहे थे। हाशिरामा सेंजू ने एक बार फिर अपने हाथ जोड़े और दसियों मीटर ऊंची और लगभग 20 मंजिला इमारत जैसी दिखने वाली एक विशाल लकड़ी की आकृति जमीन से उठी, जिसने सभी दिशाओं से होने वाले हमलों को रोक दिया। लकड़ी की कठपुतली बनाने की तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन हवा और बारिश के इस प्रकोप के कारण ये धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। ये बुरी तरह से मुड़ गया, ठीक वैसे ही जैसे मोती बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी मुड़ जाती है। प्रत्येक हथियार इस विशाल लकड़ी की आकृति पर एक बड़ा छेद कर सकता था और प्रत्येक हथियार एक गहरा घाव पहुंचा सकता था। ये सब इसके बड़े आकार की वजह से है। गिलगामेश ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे रोक पाओगे? इस क्षण रेडे के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उसने अपने रक्षात्मक नोबल फैंसम को बुलाने की तैयारी की। रिन तोहसाका ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और बहुत घबराई हुई लग रही थी, जबकि शिरोएमिया ने सेबर को सहारा दिया, जिसकी जादुई ऊर्जा कुछ हद तक कम हो गई थी। गुरुजी, सावधान रहें, हम पर भारी संकट आने वाला है। सेबर शुरुआत में बरसेरकर के साथ लड़ाई में बुरी तरह हार गई और फिर ट्रीवर्ल्ड के आगमन के कारण फंस गई। शिरो उसे ज्यादा जादुई शक्ति नहीं दे सका, जिससे वह कुछ कमजोर दिखी, लेकिन फिर भी वह शिरो के सामने डटी रही। शिंजी पहले ही शिरो के पीछे छिप चुका था। ट्रेया, जो उतनी ही गंभीर दिख रही थी, ने हॉल के दूसरी ओर बैठे व्यक्ति से जल्दबाजी में बात की। क्या इन हमलों को रोकने का कोई तरीका है? भले ही भाईयू के पास किसी लोग भंग करने वाले की ताकत हो, फिर भी शायद वह ऐसे हमले को रोक नहीं पाएगा। मैं केवल सहायक भूमिकाओं में ही मदद कर सकता हूं और मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। श्री मेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उनके बगल में खड़े हाशिरामा सेंजू ने भी गंभीरता से बात की। गुरुजी, मेरा अगला कदम थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए कृपया अपना ख्याल रखें। और यह काफी बड़ा है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। जब आपने पहले इसका जिक्र किया था तो यह वृक्ष जगत के अवतरण के बारे में कुछ था। अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या लकड़ी की यह आकृति, जो 20 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है, काफी बड़ी नहीं है? क्या ये और भी बड़ा हो सकता है? आगे बढ़ो, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ताओ यू के पास भी कुछ अस्पष्ट अनुमान थे।
जब हाशिरामा सेंजू ने वुड रिलीज का प्रयोग किया तो उन्होंने लगातार स्वर्ग और मनुष्य की एकता पर भरोसा किया ताकि वे इसे एक तरफ से महसूस कर सकें। हालांकि हाशिरामा सेंजू जन्म से ही पवित्र ग्रेल की शक्ति के साथ पैदा हुए थे, फिर भी वे चक्र प्रणाली का उपयोग करते थे। ताओ यू को इसके पीछे का सिद्धांत नहीं पता था, लेकिन संभवतः इसका कारण उनकी आत्मा में दिव्य वृक्ष के अवशेष थे, जिनकी वजह से वे भारी मात्रा में चक्र उत्पन्न कर पाते थे। इन दोनों तकनीकों का अनुभव करने के बाद हालांकि ताओ यू को वुड रिलीज की अभी भी स्पष्ट समझ थी, लेकिन वह जानता था कि यह वास्तव में प्रथम होकागे की अपार शक्ति और शक्तिशाली चक्रा थी। अगर मैं वुड रिलीज तकनीक का अनुकरण भी कर पाता तो भी मैं उसके जितना खर्चीला नहीं हो सकता था। इसके बावजूद हाशिरामा सेंजू की अगली चाल का अनुमान लगाते हुए ताओ यू बेहद सतर्क रहा और उसने हाशिरामा के कंधे को छूने के लिए हाथ भी बढ़ाया। मैं बस उत्सुकतावश देखना चाहता हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाशिरामा सेंजू ने ताओ यू के कार्यों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बस सिर हिला दिया। लकड़ी की मूर्ति के नष्ट होने से ठीक पहले उसने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। आसपास का पूरा इलाका बुरी तरह हिलने लगा। जापान भूकंप संभावित क्षेत्र होने के बावजूद भूकंपों से अछूता नहीं है। इससे पहले की दो तकनीकों ने पहले ही काफ़ी हलचल मचा दी थी। इसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है बड़ी तस्वीर के सामने। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। श्री मेन ने चुटकी बजाई और ताओ यू को छोड़कर सभी मास्टर्स पल भर में 100 मीटर से अधिक दूर टेलीपोर्ट हो गए। जब उन्हें होश आया और उन्होंने आगे देखा, जमीन से एक विशालकाय सिर निकला जिसका आकार लकड़ी की गुड़िया के बराबर था और वह जादुई कलाकृतियों की वर्षा को निगलने लगा। फिर उस विशालकाय सिर से मेल खाती एक भयानक बुद्ध प्रतिमा जमीन से उठी। जिस क्षेत्र में पहले अवरोही वृक्षों का समूह फैला हुआ था वह पूरी तरह से इस बुद्ध प्रतिमा के आवरण में आ गया है। जमीन से 500 मीटर से अधिक ऊंची बुद्ध प्रतिमा उठती है, जो एक आम आदमी के नजरिए से वास्तव में भयावह है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत केवल 800 मीटर ऊंची है और यह उससे कहीं ज़्यादा पतली है। फुयुकी क्षेत्र में बहुत कम ऊंची इमारतें हैं और वे इस बुद्ध प्रतिमा के आकार से काफ़ी छोटी हैं। ऐतिहासिक इमारत से कई गुना बड़ी एक विशाल संरचना जमीन से उठ खड़ी हुई थी, जो फुयुकी शहर की ओर सीधे देख रही थी, मानो जमीन से एक गांठ उग रही हो। हालांकि रिंतो हसाका और अन्य लोगों को मिस्टर गेट द्वारा सैकड़ों मीटर पीछे खींच लिया गया था, फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि यह चीज़ बिल्कुल उनके सामने थी। ऋषि कला, लकड़ी मुक्ति, वास्तविक कई हजार हाथ, बुद्ध में सर्वोच्च रूपांतरण। तुम बहुत खतरनाक हो। बुद्ध प्रतिमा के ऊपर स्थित 1000 भुजाओं वाले स्तंभ के शीर्ष पर खड़े होकर उन्होंने समान रूप से चकित गिलगामेश को नीचे देखा, जो धार्मिक आक्रोश व्यक्त कर रहा था। फिर 1000 भुजाओं वाली गुवानेइन की तरह बुद्ध प्रतिमा ने अपने हाथ फैलाए और गिलगामेश को लगातार ओरा ओरा की आवाज़ों से ढकना शुरू कर दिया। स्टॉप। अध्याय 411 परमानंद की तलवार। अध्याय 411 परमानंद की तलवार। ताओ यू, जो सेंजू हाशिरामा के पीछे खड़े होकर उनके कंधों को सहारा दे रहे थे और उनके परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस कर रहे थे, वे भी जमीन से उठे और बुद्ध प्रतिमा के सिर पर पैर रख दिया। इससे पल भर में ही मेरा नजरिया 500 मीटर तक ऊंचा हो गया। इस बुद्ध प्रतिमा की तुलना में उसका अपना अलौकिक अजगर और प्रशांत महासागर के किनारे से आए वे राक्षस, यहाँ तक कि पूंछ वाले जानवर भी, सब छोटे दिखते थे। सचमुच, शारीरिक बल सभी तकनीकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हजारों हाथों की लयबद्ध, खड़खड़ाहट भरी गति से धूल कई फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में भर गई। विशुद्ध गतिज ऊर्जा से प्रेरित इस विस्फोट के कारण धुएं और धूल के गुबार आकाश में फैल गए। धरती लगातार कांप रही थी। हालांकि हम फिलहाल उपनगरों में हैं, लेकिन ये भूकंप का झटका संभवतः आसानी से शहर तक पहुंच गया होगा। इसके अलावा इतनी बड़ी बुद्ध प्रतिमा खिड़की से झांकती निगाहों को छिपा नहीं सकती थी। अंधेरी रात में भी उस परछाई की विशाल आकृति अभी भी देखी जा सकती है। होली ग्रेल युद्ध का रहस्य आखिरकार उजागर हो गया है। इस तरह की शक्ति भयावह होती है, चाहे वह किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हो या प्रत्यक्ष टकराव में। हालांकि ताओ यू को इस कदम के बारे में पता था, फिर भी इसे अपनी आंखों से देखने के बाद वह स्तब्ध रह गई। उसने मेई तेरुमी की बॉइलिंग रिलीज और मेल्टिंग रिलीज सीख ली थी, लेकिन वे उसके शरीर के भीतर मौजूद वास्तविक सार द्वारा अनुकरण किए गए मात्र भिन्न रूप थे। उसके पास लकड़ी का गुण भी है और अब चक्र जैसा गुण भी पूर्ण हो गया है। यदि ये केवल शुद्ध वुड रिलीज है तो ट्रू एसेंस का अनुकरण करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि हाशिरामा सेंजू द्वारा सेज मोड का उपयोग करने के बाद ताओ यू, जिसने उसका कंधा पकड़ रखा था, अभी भी कुछ हद तक भ्रमित था। आत्मा, शरीर और दिव्य वृक्ष की शक्ति मिलकर चक्र का निर्माण करती हैं। सामान्यतः जब चक्र मुक्त होता है तो यह स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा को जागृत करता है। ये ऋषि तकनीक आदिम ऊर्जा को जागृत करने से पहले शरीर में अवशोषित करने, उसे सही अनुपात में मिलाने और फिर उसे मुक्त करने के समान है, जिससे और भी अधिक आदिम ऊर्जा जागृत होती है और चक्र पूरा होता है। सच्चे 1000 हाथों वाले सर्वोच्च रूपांतरण बुद्ध अभी भी यही हैं। ओरा ओरा।
हालांकि ताओ यू को गिलगामेश के खिलाफ युद्ध के परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह आकाश और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकता है और उसे सीधे अपने वास्तविक स्वरूप में समाहित कर सकता है। साधारण चक्र भी इस प्रभाव का अनुकरण कर सकते हैं, इसलिए ये ऋषि चक्र वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। हाँ, ये डरावना है। अंततः ये दिव्य वृक्ष की ऊर्जा ही है जो विशेष है। तब ताओ यू को अपने ज्ञान में आई कमी का एहसास हुआ, या यूं कहें कि उसकी समझने की क्षमता वास्तव में औसत दर्जे की ही थी। दीर्घायुता तकनीक तब तक ठीक थी जब तक यह एक ऐसा कौशल था जिसे सीधे आत्मसात किया जा सकता था, लेकिन अब जब इसके लिए विश्लेषण और एक एक करके समझने की आवश्यकता होती है तो ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। फिलहाल मैं सिर्फ वुड रिलीज की बुनियादी तकनीकें ही सीख लूंगा। ताओ यू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लकड़ी के क्लोन और वृक्षों की दुनिया का आगमन भी बुरे नहीं है, और लकड़ी रिलीज को सील करने की तकनीकों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। हाशिरामा सेंजू खुद कई सील करने की तकनीकों को जानते हैं। इससे एक लाभ तो मिलता है, लेकिन दूसरा खो जाता है। भले ही मैं ऋषि मोड में महारत हासिल कर लूं, फिर भी मैं उनके जितना खर्चीला नहीं हो पाऊंगा। इतनी विशाल बुद्ध प्रतिमा प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित करनी होगी। मुझे बिल्कुल भी सीखने की इच्छा नहीं है। मुझे जरा भी ईर्ष्या नहीं है। गुरुजी, सावधान रहें, वह रास्ता रोक रहा है। हाशिरामा सेंजू ने अचानक भौहें चढ़ा लीं। अचानक हाथ के आकार की असंख्य वस्तुएं चकनाचूर हो गईं, जिससे लकड़ी के टुकड़े चटकने की आवाज के साथ चारों ओर बिखर गए। अंतरिक्षीय अशांति चरम पर है। छूने पर कोई भी चीज चकनाचूर हो जाएगी। तेज हवा का एक झोंका आया, जिससे धूल उड़ गई और गिलगामेश दिखाई दिया, जो गंदा और कुछ अस्त व्यस्त लग रहा था। अब वह बैंगनी रंग की मालाओं और विशेष जंजीरों की कई परतों से घिरा हुआ था। हालांकि ऊर्जा के घेरे कुछ हद तक मुरझाए हुए प्रतीत हुए, उनकी सतहें दरारों से ढकी हुई थीं, और श्रृंखलाओं में अंतराल इतने बड़े थे कि वे सभी झटकों को रोक नहीं पा रहे थे। ये पुष्पमाला कोई और नहीं बल्कि 7 वलय वाला प्रज्वलित आकाश है, जो अपनी रक्षात्मक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध एक महान प्रेत है। ये जंजीरें स्वर्ग की जंजीरें हैं जो दिव्यता को रोकती हैं, और उसके हाथ में विचित्र आकार की ये थी। स्पष्टतः स्थानिक अशांति का वह हमला जिसने पहले उन भुजाओं को काट डाला था, कलह की इस तलवार द्वारा ही अंजाम दिया गया था। ये गिलगामेश का सबसे शक्तिशाली नोबल फैंटसम भी है। इतनी विशाल बुद्ध प्रतिमा, इतनी भुजाओं वाली, वास्तव में ये द्वारा 2 हिस्सों में काट दी गई थी। हालांकि नारुतो की दुनिया में मौजूद क्षमताओं को कामुई के एक ही हमले ने पूरी तरह से पछाड़ दिया था, लेकिन उनमें स्थानिक हमलों के प्रति लगभग कोई प्रतिरोध नहीं था। लेकिन इतनी व्यापक आक्रमण सीमा इसकी क्रूरता को उजागर करती है। जब गिलगामेश गंभीर हो जाता है तो वह बेहद शक्तिशाली हो जाता है। हालांकि दुश्मनों का सामना करते समय वह आमतौर पर घमंडी और चंचल रवैया बनाए रखता है, और वास्तव में हमले के लिए ईगल स्वॉर्ड का इस्तेमाल शायद ही कभी करता है। मूल रचना में इसी कारण से वह शिरोएमिया से हार गया था। लेकिन इस बार यह स्पष्ट था कि हाशिरामा सेंजू के हमले ने उसे मामले को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर दिया था। हाशिरामा सेंजू ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे। श्रीमेन, जिन्होंने पहले सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, ने भी अपना सिर उठाया। काफी अच्छा संकेत है। मेरी प्रक्षेपण शक्ति सीमित है। ये खतरनाक है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, श्रीमेन ने अपना हाथ हिलाया और हाशिरामा सेंजू और ताओ यू सीधे बुद्ध प्रतिमा के शीर्ष से नीचे आकर उनके बगल में प्रकट हो गए। अगले ही पल एक गहरे काले शून्य जैसे प्रभाव ने बुद्ध प्रतिमा के विशाल सिर को चकनाचूर कर दिया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जहां भी गुजरा वहां एक स्थानिक दरार पैदा कर दी। धन्यवाद। श्री ताओ यू ने हॉल के दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को सिर हिलाकर अभिवादन किया। जब मैंने तुम्हें बाहर निकाला तब तक तुम उसके साथ भाग चुकी थी। तुमने उसे गलत समझा। श्रीमेन ने ताओ यू की ओर एक नज़र डाली। जब उन्होंने पहले उन दोनों को खींचा था तब समय बीतने का एहसास होने पर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ था। पहले पीछे हटते हैं। अगले ही पल जैसे ही सर्वनाशकारी दरार बुद्ध के सिर के साथ नीचे की ओर बढ़ रही थी और सभी को निगलने ही वाली थी, श्रीमेन और वहां मौजूद सभी लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। काली रोशनी नीचे की ओर तेजी से बढ़ी और उस जगह को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया जहां वे पहले खड़े थे। काली रोशनी के नीचे विशाल बुद्ध प्रतिमा लगातार नष्ट होती रही और टुकड़े टुकड़े होती रही, अंततः 2 हिस्सों में बंट गई। ये धमाके के साथ यह गया। उड़ती हुई धूल ने मानो तारों भरे आकाश को ढक लिया हो। दिलचस्प, आपने मेरी दिलचस्पी जगाने में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि वह पहले की तरह ही अस्त व्यस्त दिख रहा था। चितियानफू की 7 अंगूठियां चकनाचूर हो चुकी थीं और वह अब अपनी दिखावट को बरकरार नहीं रख सकता था। एक्सकैलिबर से निकली शक्ति के विस्फोट ने उस पर काफी बोझ डाला, जिससे वह कुछ हद तक हौंफने लगा। लेकिन गिलगामेश के 2 हमलों में कुछ भी हासिल न कर पाने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, चाहे वह अत्यधिक क्रोध की हंसी हो या कुछ और। फिर उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, अंधेरे कोने की ओर देखा और ठंडी सी आवाज में नाक से कुड़ी, गंदे चूहे।
पहाड़ की चोटी पर बने एक मंदिर के प्रांगण में एक साथ कई आकृतियां प्रकट हुईं, जिनके साथ एक घुमावदार गति भी दिखाई दी। ये ताओ यू और उसका समूह था। स्थानिक टेलीपोर्टेशन, ये तो अद्भुत है। रिन का कुछ सोच में डूबी हुई थी जब वह इस सज्जन चाचा श्रीडोर को देख रही थी। आज वह भले ही काफी सुन्न महसूस कर रही थी, फिर भी उसके दिल में एक कंपकंपी सी उठ रही थी। ये देखकर आश्चर्य होता है कि वे कितनी आसानी से स्थानिक स्थानांतरण को पूरा करने में सक्षम थे। ट्रेया की आंखें भी चमक उठीं। श्रीमान मेन, क्या आपके जादू के करतब सीखे जा सकते हैं? मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। अपनी असाधारण क्षमताओं पर महारत हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और शायद आपकी दुनिया ऐसा नहीं कर पाएगी। ये पवित्र ग्रेल द्वारा मेरी क्षमताओं के एक हिस्से का मात्र अनुकरण है। हालांकि मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी दुनिया आपकी दुनिया से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये कोई सुखद जगह नहीं है। श्रीमान मेन मुस्कुराए, तारों भरे आकाश की ओर देखा और कुछ देर तक विचारों में खोए हुए से प्रतीत हुए। उनकी बातें सुनकर ट्रेया कुछ हद तक निराश हुई, लेकिन साथ ही उसे लगा कि यह स्वाभाविक ही था। 3 दिन, उसने कहा कि वह सिर्फ 3 दिन ही टिक सकता है। दरअसल वह जितना ताकतवर होगा उतनी ही ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगा। रेडे अभी भी सचेत है और उसे याद है कि मिस्टर मेन ने पहले क्या कहा था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कमांड सील का उपयोग हो जाने के कारण इस व्यक्ति की मदद करने की इच्छाशक्ति कहीं अधिक मजबूत थी। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे जल्दी खत्म कर देंगे, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या मुसीबत खड़ी कर दूंगा, शायद पहले से भी ज्यादा गंभीर मुसीबत। श्री मेन ने कुछ अफसोस के साथ आह भरी। ये रयोजी मंदिर है, हमें यहाँ क्यों लाया गया? एमिया शिरो ने भी आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। हालांकि रात काफी हो चुकी थी और बिजली भी नहीं थी। हालांकि रयोजी मंदिर के अंदर अभी भी कुछ मोमबत्तियों की रोशनी थी, शायद इसलिए कि यह पिछले भूकंप से जागृत हो गया था। उनकी उपस्थिति ने अंदर मौजूद किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया, जो मोमबत्ती लिए गलियारे में मोमबत्ती की रोशनी में घूम रहा था, मानो बाहर आकर देखना चाहता हो। मुझे लगता है कि पवित्र ग्रेल की जादुई शक्ति का स्रोत इसके नीचे है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। आखिर मुझे नहीं पता कि आपके घर कहाँ हैं। कौन है भाई? फिर दरवाजा खुलने की आवाज के साथ एक शांत आवाज सुनाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि कुजुकी सोइचिरो थे। वह कैस्टर के दूसरे गुरु थे, एक सेवानिवृत्त हत्यारे और अब एक शिक्षक। कैस्टर से जादुई शक्ति प्राप्त करने के बाद वह वीर आत्माओं का सीधे सामना करने में भी सक्षम हो गया। मैं इस समय रयुडोंग मंदिर में ठहरा हुआ हूँ। हालांकि अब चूंकि कैस्टर की मालकिन थेरेसा बन गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उससे कोई लेना देना नहीं रह गया है। क्या गलत? उसी क्षण दौड़ने की आवाज़ के साथ एक और बहुत ही कम उम्र की आवाज़ सुनाई दी और फिर चश्मा पहने एक युवक सोइचिरो के बगल में प्रकट हुआ। एमिया, तोसाका, मातो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई है और अभी तक उजाला भी नहीं हुआ है। युवक ने अपना चश्मा ठीक किया और थोड़ा आश्चर्यचकित सा लग रहा था। उसका नाम रियोडो काजुनारी है और वह शिरो का सहपाठी भी है। जब ये पता चल गया कि वह एक परिचित था, तो बाकी का काम बहुत आसान हो गया। इस तरह के शहरी संकट के समय में रहने की जगह ढूंढना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? यह मंदिर काफी विशाल प्रतीत होता है। स्टॉप। अध्याय 412 पूर्ण हुआ। अध्याय 412 पूर्ण हुआ। रयुडोंग मंदिर में काफी सारे कमरे हैं और रयुडोंग इचिसुके का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। हमने पहले भी साथ में स्वयंसेवी कार्य किया था और जब पूरा शहर संकट में था तब उन्होंने मदद का ये छोटा सा हाथ बढ़ाने की स्पष्ट इच्छा दिखाई। उन्होंने उनके लिए नए बिस्तर भी ढूंढ लिए। हालांकि जब उन्होंने अपनी मांगें सुनी तो वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। वे बिस्तर को एक बड़े कमरे में ले आए और उसे फर्श पर बिछी चटाई पर बिछा दिया। रयुडो काजुनारी का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। कुल मिलाकर बिस्तर के 6 सेट लाए गए और उनमें से 3 सेट कमरे के एक तरफ रख दिए गए। एक तरफ रिन तोसाका, थेरेसा और सेबर हैं, जिन्हें अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में कठिनाई के कारण सोने की जरूरत है। दूसरी तरफ ताओयू, शिरो, एमिया और शिंजी मातो हैं। दरअसल शिंजी मातो पहले ही अपना गुरु का दर्जा खो चुका है, लेकिन वह अभी भी रो रहा है और यहीं रहने की भीख मांग रहा है। वह दिन होने तक चर्च में शरण लेने के लिए भागने का इंतजार करना चाहता है। आर्चर, हाशिरामा सेंजू और मोंक ने वीर आत्माओं के रूप में चेतावनी प्रदान करने का काम किया, तो स्वाभाविक रूप से इससे रयुडो इचिज़ेई को थोड़ी हैरानी हुई। हे भगवान, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे अपने साथ नहीं ले गए, है ना? लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर लगाया और चला गया। तुम लोग पहले सो जाओ, मैं हाशिरामा से कुछ सीखने जा रहा हूँ, ताओयू ने दूसरों से कहा। उनमें ताओयू जैसी ऊर्जा नहीं थी। दिन भर की थकान और इतने डरावने अनुभव के बाद सिर तकिए पर रखते ही उन्हें नींद आ गई। हाँ, गुरुजी क्या सीखना चाहते हैं? जो चीज़ आपने पहले मेरे शरीर में इंजेक्ट की थी वह मुझे बहुत जानी पहचानी सी लगी। बिग पिलर ने दिल खोलकर हंसते हुए लकड़ी के गुणों के वास्तविक सार का जिक्र किया।
लेकिन उसकी तेज आवाज से रयोदो इससेई, जो अभी अभी बिस्तर का सामान पहुंचाकर जाने ही वाला था, लड़खड़ा गया। उसने पीछे मुड़कर ताओ यू और सेंजू हाशिरामा को भयभीत भाव से देखा। कमरे पर एक नज़र डालने के बाद वह जल्दी से वहां से भाग गया। ताओ यू थोड़ा असमंजस में था, उसे लग रहा था कि चश्मा पहने हुए व्यक्ति के मन में कुछ अभद्र विचार आ रहे हैं। खैर, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं आपके वुड रिलीज से कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आपका भयानक चक्र नहीं है। मैं बस थोड़ा थोड़ा चुनकर सीख लूँगा। कोई बात नहीं गुरुजी, आप जो कुछ भी सीखना चाहें मैं आपको सिखा सकता हूँ। हाशिरामा सेंजू से बात करना आसान था और उन्होंने बिना किसी झिझक के तुरंत सहमति दे दी। हालांकि सेज मोड के कुछ पहलू अभी भी ऐसे हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन निंजुत्सु सीखने से मुझे जो आधार मिला है, अधिक व्यवहारिक वुड क्लोन जुत्सु और सीलिंग तकनीकों के साथ संयोजन में उपयोग की जा सकने वाली वुड रिलीज तकनीकों के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए देखें कि हाशिरामा सेंजू ने अपनी पत्नी से कितनी सीलिंग तकनीकें सीखीं। उनकी अपनी सीलिंग तकनीकें में द्वितीयक दिव्य रूपांतरण का अत्यंत उच्च स्तर था, लेकिन एक कुशल रसोइया भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। उन्हें कमियों को पूरा करने के लिए और भी तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। सील लगाने की तकनीकों में उस्ताद का कौशल वास्तव में आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही भोर हुई और सूर्य की रोशनी रयोदोंग मंदिर में प्रवेश करने लगी, मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े सेंजू हाशिरामा ने ताओ यू की पंचतत्व मोहर पर महारत को अत्यंत भावुक भाव से देखा। पंचतत्व सीलिंग तकनीक के अलावा ऐसा लगता है कि गुरु ने इसे सीखने के बाद सीलिंग तकनीक को और भी मजबूत बना दिया है। द्वितीय दैवीकरण के बाद सील करने की तकनीक का सार अत्यंत उच्च स्तर का हो जाता है। इस संवर्धन के साथ ताओ यू ने इसे अभी अभी प्राप्त करते हुए वास्तव में हाशिरामा सेंजू की सील करने की तकनीक से भी बेहतर स्तर का प्रदर्शन किया। अंतर सिर्फ इतना है कि हाशिरामा सेंजू कभी कभी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर सकता था, जबकि ताओ यू ऐसा नहीं कर सकता था। हाशिरामा सेंजू ने यह भी पता लगाया कि उनके गुरु के पास वुड रिलीज का उपयोग करने का एक अनूठा तरीका था। गुरु की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध है। यद्यपि वे अपने ही लोगों की तरह व्यापक गतिविधियों को नहीं सीख सकते, फिर भी उनका सटीक नियंत्रण अपने ही लोगों से कहीं अधिक है। पंचतत्व मोहर को लकड़ी रिलीज के साथ पूरी तरह से संयोजित किया जा सकता था। यह ऐसी बात थी जिसकी हाशिरामा सेंजू ने भी बहुत प्रशंसा की थी। मेरे पास तुम्हारी जैसी भयानक चक्र शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे तरकीबों का सहारा लेना पड़ता है। वैसे भी मैंने किरिगाकुरे में पहले ही काफ़ी निंजुत्सु सीख लिए हैं। ताओ यू ने विशाल स्तंभ को देखकर मुस्कुराया। लकड़ी को मुक्त करने की सुविधा उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। स्वयं की छाया शक्ति यिंग गुण के सच्चे सार और संबंधित सीलिंग तकनीकों को धारण कर सकती है, जबकि वुड रिलीज यांग गुण को धारण कर सकती है। और विचार करने के बाद हम शायद एक बेहतर संयोजन ढूंढ सकें। इसके अलावा उन्हें एक अच्छा मायावी मंत्र भी मिल गया, जिसे डार्क वॉक मंत्र कहा जाता है। इसे विशेष रूप से शेरिंगन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ताओ यू को भी यह बात कुछ याद थी। अब जब उसने सब कुछ सीख लिया है तो वह सबसे पहले दाजू से बात करने के लिए तैयार है। हाशिरामा सेंजू स्वयं अपने वीर आत्मा हैं, इसलिए उन्हें इस तरह का भरोसा होना ही चाहिए। इसके अलावा ये जानकारी उन्होंने शुरू से गुप्त रखने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने तो पवित्र ग्रेल युद्ध के अंत में पवित्र ग्रेल प्राप्त करने के बाद ही इसे दूसरों के सामने प्रकट करने की योजना बनाई थी। छिपा हुआ कोहरा गांव। हाशिरामा सेंजू कुछ हद तक स्तब्ध लग रहे थे, मानो उन्होंने अभी तक पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी हो। हाँ, यह एक दूसरे खंड पर है, लेकिन ये थोड़ा अफसोस की बात है कि हमने अभी तक कोनोहा के बारे में कुछ नहीं सुना है। ताओ यू ने धीरे धीरे खाई में हुए परिवर्तनों का वर्णन किया। वीर आत्माएं शायद इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रह पाती, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम किसी और तरीके से फिर मिलें। ताओ यू ने हाशिरामा सेंजू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अगर भविष्य में कोनोहा का पता चल जाता है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें कुछ बताऊं? सेंजू हाशिरामा सदमे में लग रहे थे और ताओ यू के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर अपना सिर खुजाते हुए उसने कुछ भावुकता के साथ आह भरी, मैं शासन करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हूँ। लगता है मैंने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सुझाव दिया और एक अराजक दुनिया बना दी। हाशिरामा सेंजू ने खाई में गिरने से पहले ये जानने की कोशिश की कि क्या निंजा जगत में शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन ताओ यू ने किरिगाकुरे से मिली जानकारी का उपयोग करते हुए उन्हें क्रूरतापूर्वक वास्तविकता से अवगत कराया। ये हाशिरामा सेंजू के लिए एक बड़ा झटका था। यह आपकी गलती नहीं है। वास्तव में किरिगाकुरे और सुनागाकुरे के पतन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पर्याप्त युद्ध क्षमता होना ही जीवित रहने की मूलभूत शर्त है। मजबूत सैन्य शक्ति के बिना, चाहे आपके पास कितने भी संसाधन हो या आप कितने भी धनी हो, ये व्यर्थ है। वर्तमान में निंजा जगत पतन के अनुकूल ढलने में काफ़ी सक्षम है। क्या आपके पास सीलिंग स्क्रॉल है? पास होना तो प्रथम होकागे के नाम पर मैं अग्रदूतों के साथ गठबंधन बनाऊंगा। मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे।
ताओ यू ने हाशिरामा सेंजू को एक सीलिंग स्क्रॉल सौंपा और फिर हाशिरामा के हाथ की मुहरों के तहत कोनोहा के गुप्त कोड और अपने स्वयं के अनूठे नोट्स का उपयोग करके कुछ संदेश और स्पष्टीकरण छोड़े। अगर मुझे कभी फिर से कोनोहा का सामना करने का मौका मिला तो इस स्क्रॉल को निकालने से कई समस्याएं हल हो सकती हैं। ठीक है, भोर हो गई है। हम सबको इस पर चर्चा करनी चाहिए। कल वाला आदमी सचमुच बहुत ताकतवर था। उसकी स्थानिक विनाश शक्ति बहुत खतरनाक थी। शायद अगर श्रीमान मेन, जो स्वयं भी स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं, मेरे साथ मिलकर सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल करें तो ही हमारे पास कोई मौका होगा। आखिरकार हाशिरामा सेंजू एक ऐसा निंजा था जिसके पास युद्ध कला का अपना ज्ञान था और उसने गिलगामेश की कुछ कमजोरियों को पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया था। दुर्भाग्यवश मेरी क्षमताएं बहुत जल्दी उजागर हो गईं और दूसरी तरफ वाले सतर्क रहे होंगे। अगली बार उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना शायद मुश्किल होगा। चलो उनसे बात करते हैं। अब तक तो वे सब जाग गए होंगे। हमारा लक्ष्य पहले बाकी सेवकों से निपटना है। कल के बरसेका और लांस सेवकों से निपटना भी मुश्किल था, लेकिन उस घमंडी आदमी से निपटना आसान था। हम उन्हें पहले ढूंढ सकते हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता कि स्कैथर को किसने बुलाया है, इसलिए हम पहले किरेई कोटोमाइन से पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इलिया की बात करें तो ऐसा लगता है कि वह जंगल में एक महल में रहता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि गिलगमेश भी उस पर हमला करेगा। अगर वह गिलगमेश के बरसेरकर पर हमले का फायदा उठाकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करती है तो शायद वह उसे एक ही वार में मार गिरा सकती है। गिलगमेश को पवित्र ग्रेल द्वारा एक भौतिक शरीर दिया गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे मारने से सोने के सिक्के मिलेंगे। ताओ यू थोड़ी अनिश्चित थी क्योंकि उसे अभी तक संबंधित परिस्थितियों की गहरी समझ नहीं थी। मुझे बस इतना याद है कि यूबीडब्ल्यू रूट में गिलगामेश की हार के बाद उसे भी होली ग्रेल ने निगल लिया था और ऐसा लग रहा था कि होली ग्रेल अभी भी उसके लिए बहुत उत्सुक था। सुप्रभात श्रीमान ताओ। रिन तोहसाका सुबह जल्दी उठी और ताओ यू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भाई यू, आपको अभी भी अपनी ऊर्जा बचाकर रखने की जरूरत है। टेरेसा ने ताओ यू को किसी बात की याद दिला दी। कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए अपनी व्यवस्थाओं पर एक नज़र डालते हैं। हम मास्टर्स साथ रहेंगे जबकि सवेंस बरसेका और लांस का पता लगाएंगे। आपकी चिंता दूर करने के लिए आर्चा और सेबर हमारी रक्षा के लिए यहीं रुकेंगे। ताओ यू ने अपना सुझाव दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रेडे ने सबसे पहले सिर हिलाया। ये वाकई एक बेहतर तरीका था। वह अपने स्वामी की रक्षा करते हुए अधिक निश्चिंत महसूस कर सकता था। दूसरे पक्ष ने वाकई ईमानदारी दिखाई थी। इसके अलावा कल असैसिन और कास्टर द्वारा प्रदर्शित ताकत को देखते हुए वे व्यक्तिगत रूप से गिरे होने पर भी घेराबंदी को तोड़ने में सक्षम हैं, इसलिए उनके लिए नेतृत्व करना वास्तव में बेहतर होगा। तो मैं दिन भर आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करूंगा, रिन सेंसेई टिल्डा। ताओ यू मुस्कुराए और रिन तोहसाका से बोली, क्योंकि दाजूजी के पास द्वितीय देवत्व की सील करने की तकनीक एक आधार के रूप में है, साथ ही अन्य निंजुत्सु सीखने का आधार भी है, इसलिए वह बहुत जल्दी अनुकरण करके सीख सकता है। लेकिन रिन तोहसाका को शायद सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़े। आशा है कि इससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जादू सीखना तो बुनियादी स्तर पर भी मुश्किल है। अगर एमिया को थोड़ा बहुत जादू आता है तो उसे यह बात समझ आ जानी चाहिए। मैं बस उसे समझाने में मदद कर सकता हूँ। एमिया, तुम भी सुनो। ... इसी बीच फुयुकी शहर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। सामान इकट्ठा करने का क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं, ये सब तो मेरे हैं। तुम सबको यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकल जाओ। एक सुपरमार्केट के मालिक ने रोलर शटर का दरवाजा नीचे खींच लिया और बाहर खड़े फुजिमुरा समूह पर चिल्लाया, साथ ही अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट को बेतहाशा लहरा रहा था। दुकान के प्रवेश द्वार के चारों ओर जमा समूह में कई हटे कट्टे आदमी शामिल थे, लेकिन उन्होंने बल प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वे सभी वर्तमान स्थिति में बहुत तनाव में थे। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ कुछ सलाह देने आए हैं। हमें उम्मीद है कि बॉस इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और हम अगली बार फिर आएंगे। इतना कहकर वे मुड़े और अगले क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी में निकल पड़े। तभी उन्हें पीछे से खट खट की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो बेसबॉल का बल्ला जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगा, लेकिन उसका असली मालिक कहीं नजर नहीं आया। कहाँ गया? मुझे नहीं पता। क्या आपको डर है कि हम छिप रहे हैं? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उसे नहीं मारूंगा? समूह थोड़ा अचंभित था। नेता पास गया, बेसबॉल बैट उठाया और उसकी जांच की। तभी उसने बैट के हैंडल पर खून के कुछ निशान देखे। खून? हे देखो! जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके साथी भी गायब हो गए थे, मानो वे कहीं से प्रकट हुए हों, और पीछे केवल जूतों की एक जोड़ी छोड़ गए थे, खून से सने चमड़े के जूते जो उसके साथियों के प्रतीत होते थे। क्लैंग टिल्डा। बेसबॉल बैट के जमीन पर दोबारा गिरने की आवाज गूंज उठी। ... फुयुकी में कई जगहों पर ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। यहाँ तक कि जिस चर्च में शिंजी मातो ने अभी अभी शरण ली थी, वहाँ भी खून के केवल 2 धब्बे।
बचे थे और फादर किरेई कोटोमाइन और शिंजी मातो दोनों का कोई निशान नहीं मिला। स्टॉप। अध्याय 413 भाग्य पलटा। अध्याय 413 भाग्य पलटा। ये वाकई बहुत मुश्किल है। ताओ यू ने अपने सामने बने अनुष्ठान को देखा और सिरदर्द से कराहते हुए आह भरी। फिलहाल ये पुष्टि हो चुकी है कि न तो मेरे पास और न ही ट्रेया के पास कोई जादुई शक्ति है। हालांकि हम दोनों के भीतर मौजूद ऊर्जा का उपयोग करके और जादुई अनुष्ठानों के माध्यम से हम कुछ साधारण शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ताओ यू को शिजियान से प्राप्त टुकड़ों को किमिन दुंजिया के सत्यापन संबंधी अतिरिक्त लाभ के साथ संयोजित करने की अनुमति मिली और अंततः विधियां समान ही रहीं। शायद जादूगरों की दुनिया में मंत्र उच्चारण की व्यवस्थाएं भी इसी प्रकार की हों। हालांकि यह जादुई अनुष्ठान मास्टर वान के अग्नि गोले वाले मंत्र जितना जटिल नहीं था, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात सीखा जा सके। ताओ यू, जिसे सील करने की तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, में किमिन दुंजिया और शिजियान के टुकड़ों को समाहित करने की क्षमता है और संबंधित पहलुओं में इसे काफी बढ़ाया गया है। इसलिए मैंने जबरदस्ती एक धारणा अवरोध को कॉपी किया और याद किया, जिसमें मुझे महारत हासिल करने में पूरा एक दिन लग गया। उसके बगल में खड़ी टेरेसा उसकी नकल करने की कोशिश करते हुए भी उसे ठीक से बना नहीं पाए। फिर भी ताओ यू से बात करते समय रिन तोसाका इस बात से बेहद हैरान रह गई। जादुई अनुष्ठान से पहली बार सामना होने पर ही आपने संवेदी अवरोधों की मूल बातें समझ ली हैं। भले ही आपके पास जादुई सर्किट न हो, फिर भी आपकी प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। साथ ही आप दोनों के भीतर मौजूद विचित्र भिन्न शक्तियां थोड़ी अजीब सी लगती हैं, भले ही आपके पास जादुई सर्किट न हो। रिन तोसाका भी काफी हैरान थे। मूल रूप से उनमें से किसी के पास भी कोई जादुई सर्किट नहीं था, इसलिए वे जादुई अनुष्ठानों में महारत हासिल करने में असमर्थ थे। उनकी राय में मास्टर बनने के लिए चुने गए व्यक्ति में कम से कम जादुई प्रतिभा होनी चाहिए। लेकिन अब यह पता चला है कि उनके भीतर अन्य विचित्र ऊर्जाएं भी मौजूद हैं। सच कहें तो रिन तोसाका कभी कभी बुद्धिमान होती है, लेकिन वह कभी कभी अविश्वसनीय रूप से मूर्ख भी हो सकती है। पास ही खड़ी रेडे पहले से ही भौहें चढ़ा रही थी, सोच रही थी कि क्या इसका संबंध दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों से है, लेकिन रिन तोसाका केवल आह भर सकती थी। उसके बगल में खड़ा शिरोएमिया भी इसे सीखने में असफल रहा। हालांकि शिरोएमिया कई वर्षों से संवर्धन जादू का अभ्यास कर रहा है और बिना किसी जादुई वंश के पहली पीढ़ी का एक साधारण व्यक्ति होने के नाते उसके जादुई सर्किट पहले से ही सीमा से परे हैं। हालांकि जादूगरों के परिवार से आने वाली रिन तोसाका जैसी किसी व्यक्ति की तुलना में उन दोनों के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा एवलॉन द्वारा अपने शरीर में किए गए संशोधनों के कारण उसके लिए अन्य जादू में महारत हासिल करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ताओ यू को देखकर मुझे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। ईर्ष्या मत करो, मेरी स्थिति थोड़ी खास है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ताओ यू एमिया शिरो को देखकर मुस्कुराया। अगले दिन उन्होंने लगभग पूरा दिन रयोजी मंदिर में बिताया और श्री मून और हाशिरामा सेंजू को घूमने फिरने के लिए बाहर जाने दिया। आर्चा और सेबर यहाँ पहरा दे रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं। शाम तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हाशिरामा सेंजू और कागुया को लौटते देख आर्चर ने राहत की सांस ली और अपने बगल में खड़ी सेबर से कहा, तुम्हारी जादुई शक्ति अपर्याप्त है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, तुम्हें। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक अंधेरे से दो गहरे काले रंग की जंजीरें निकली और उन दोनों वीर आत्माओं को घेर लिया। इससे आर्चर चौंक गया और तुरंत उछलकर बच गया। दूसरी ओर सेबर अपनी तलवार का इस्तेमाल बचाव के लिए करता है। जंजीरों के मात्र प्रभाव से ही सेबर पीछे की ओर उड़ गई, जिससे ताकत में भारी अंतर स्पष्ट हो गया। अचानक हुई टक्कर से ताओ यू चौंक गई, जो एमिया शिरो को सांत्वना दे रही थी। रिन तोसाका के चेहरे के भाव भी अचानक बदल गए और वह तुरंत वहां की युद्ध स्थिति देखने के लिए बाहर चली गई। अरे नहीं, हम पर हमला हो गया है। यह क्या है? रिन तोसाका ने लगातार और स्वचालित रूप से दुश्मनों की तलाश कर रही काली जंजीरों को देखा और महसूस किया कि वे कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। जब पूरी तरह से काले रंग में रंगा हुआ छिपा हुआ वीर आत्मा राइडर अंधेरे से निकला और तेजी से सेबर की ओर बढ़ा, तो रिन तोसाका कुछ हद तक अचंभित रह गई। क्या राइडर की मौत नहीं हो गई थी? और वह अचानक एक कमजोर इंसान से इतना ताकतवर कैसे बन गया? वह वास्तव में दो विरोधियों के खिलाफ कैसे बढ़त हासिल कर सकता था? मैं हाशिरामा को वापस बुला लूंगा। तुम अपने कमांड सील्स अपने पास रख सकते हो। ताओ यू ने अपना हाथ उठाया और हाशिरामा सेंजू को वापस टेलीपोर्ट करने के लिए कमांड स्पेल का उपयोग करने की तैयारी करते हुए थेरेसा को कुछ याद दिलाया। हालांकि उसी क्षण उसे अचानक मृत्यु के आसन होने का एक तीव्र एहसास हुआ। घास एक और है, समय पर अंतर्निहित नियंत्रण। आसपास की हर चीज अचानक धीमी हो गई और यहां तक कि मच्छरों के फड़फड़ाते पंख भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। राइडर की तरफ के युद्ध क्षेत्र में भी गतिविधियां धीमी थीं और झड़पों को धीमी गति में दिखाया गया था। 8 गुना अधिक गति होने के बावजूद जैसे ही ताओ यू ने चलना शुरू किया, अंधेरे से एक लंबा भाला निकला।
हालांकि ताओ यू की गति की तुलना में इस भाले की गति 8 गुना धीमी हो गई है। हालांकि ताओ यू के पास केवल थोड़ा सा रूपांतरण और ब्रह्मांड में एक बदलाव होने का ही समय था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से शून्य में जकड़ गया। उसका पूरा शरीर छेदों से छलनी हो गया था। वज्र अविनाशिता और स्वर्ग पृथ्वी के महान परिवर्तन के बल क्षेत्र विक्षेपण का संयोजन, साथ ही राक्षसी छाया स्थानांतरण और अंतर्निहित समय नियंत्रण त्वरण द्वारा लाए गए विस्थापन से बचाव, इतने सारे सुधारों के बावजूद भी वह महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचने के लिए केवल थोड़ा सा ही हिल डुल सकता था। भले ही आपने महत्वपूर्ण अंगों को चोट पहुंचाने से बचा लिया हो, भला उस बिंदु से भी भेद देगा जहां कोई अंग नहीं होते। भयानक शारीरिक परिवर्तन के बावजूद छाया के नीचे की जमीन लगातार टूटती रही। हालांकि आंतरिक अंगों को लगे झटके के कारण ताओ यू को खून की उल्टी होने लगी। अगर यह प्रमाण पत्र स्थायी न होता तो यह चोट उसे लड़ने में असमर्थ बनाने के लिए काफ़ी होती। ताओ यू ने इस चाल को पहचान लिया। ये वही चाल थी जिसका इस्तेमाल उसने राइडर को मारने के लिए किया था। स्काथाच एक और बार। अगले ही क्षण ताओ यू की ध्यान तकनीक ध्वस्त हो गई और सक्रिय हो गई, और मानसिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा लगभग हवा में ही गायब हो गई। फिर भी दृश्य गति कम होने के कारण एक लंबे भाले की आकृति परछाइयों से बाहर निकल आई। हमले की गति उतनी तेज नहीं थी जितनी उस शुरुआती प्रहार की थी जिसने उसे शून्य में धकेल दिया था, लेकिन अब भाले से भेदा जाना और शून्य में धकेल दिया जाना अपरिहार्य था। द्वितीय दिव्य ध्यान तकनीक से युक्त ताओ यू ने भी महसूस किया कि इस हमले का प्रभाव कारण कार्य संबंध स्थापित करने के कारण निश्चित रूप से सटीक प्रतीत होता है। अगर मैं ध्यान लगाने की अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके पतन के माध्यम से मिलने वाले लाभ को बेअसर करने की कोशिश भी करूं, तो भी शायद मैं इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाऊंगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बचने के लिए जबरदस्ती अपने शरीर को फाड़ भी दे तो भी यह व्यर्थ है। अपनी मानसिक ऊर्जा को अत्यधिक केंद्रित रखते हुए मन की तलवार ने सबसे पहले प्रहार किया, भाले पर मौजूद विशेष वैचारिक कमजोरी के चारों ओर घूमते हुए उसे काट दिया, जिससे उसकी गति थोड़ी और धीमी हो गई। फिर ताओ यू ने अपनी हथेली उठाई, उसकी 5 उंगलियों के बीच बिजली सी चमकी, जो भाले की नोक से टकराते ही अचानक एक जगह आकर मिल गईं। यिन यांग पंच तत्व दिव्य गर्जना, स्विश टिल्ड, चकाचौंध भरी औरोरा माइंड स्वॉर्ड की दोष रेखा के साथ मिलकर निश्चित हिट की मूल अवधारणा को तुरंत मिटा देती है। कब टिल्ड, नोबल फैंसम भाला उछलकर पीछे की ओर घूम गया। इसी बीच ताओ यू की परछाई पहले से ही उसे दबाए रखने वाली दूसरी बंदूक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, और जैसे ही ताओ यू के दूसरे हाथ ने बंदूक को पकड़ा, मेढक के बच्चे जैसी आकृतियां दिखाई देने लगीं। पंचतत्व मोहर, जिस शक्ति ने उसे शून्य में जकड़ रखा था, वह अचानक कम हो गई। पफ टिल्ड, ताओ यू ने बलपूर्वक भला बाहर खींच लिया, जिससे खून का एक बड़ा धब्बा बन गया। धत्तेरी की, उस नोबल फैंसम की शक्ति तो हद से ज्यादा है। एकाग्रता में बस एक पल की चूक से लगभग एक भयानक दुर्घटना हो गई थी। उन्होंने बिल्कुल सही समय चुना। ताओ यू, जो हमेशा से घात लगाकर हमला करने और पहल करने में माहिर रहा है, ने इस बार वास्तव में पलटवार का अनुभव किया। अगर उनकी व्यापक क्षमताओं, उच्च आध्यात्मिक जागरूकता, अपने समय नियंत्रण की त्वरित प्रतिक्रिया, अपने राक्षसी रूप की मजबूत रक्षा और यिन यांग पंच तत्व दिव्य वज्र और मन की तलवार के आक्रामक संयोजन के कारण ऐसा न होता, तो शायद वे अपनी सेहत को बहाल करने के लिए इच्छाशक्ति का इंजेक्शन लगवाने के बाद भी जीवित नहीं बच पाते। उसके हाथ में तेज दर्द हुआ, ऐसा लगा जैसे सीलबंद भाला किसी सम्मोहन शक्ति द्वारा वापस खींच लिया गया हो। हालांकि पंचतत्व मोहर के कारण वह संबंध शीघ्र ही कमजोर हो गया। ताओ यू ने गुस्से में फुफकारा और उस पर कई मोहरें मारी, जिससे कांपता हुआ भाला शांत हो गया। दुर्भाग्यवश यह एक वीर आत्मा का विशिष्ट नोबल फैंसम है, इसलिए इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह आपको अपंग कर देता। इसी क्षण ट्रेया और रिन तोहसाका को आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा है। एमियाशिरो ने भी अपनी बात रखी, सावधान। लेकिन जब उन्होंने सावधानी से ये शब्द कहे तो वे ये देखकर कुछ हद तक हैरान रह गए कि ताओ यू ने एक ही पंजे से उस भाले को झटक दिया जिसने राइडर को मार डाला था, और फिर हाथ बढ़ाकर दूसरे भाले को बाहर निकाल लिया जो उसके शरीर में घुस गया था। यह क्या है, स्वामी बनाम सेवक? और यह अचानक हुआ परिवर्तन क्या है? तो तुम शुरू से ही एक राक्षस थे। फिर जैसे ही ताओ यू के हाथ से कमान सील गायब हुई, हाशिरामा सेंजू यहाँ पुनः प्रकट हो गए। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही वह पहुंचा, उसने घायल ताओ यू को देखा। वो ठीक है, उसे मार डालो, हम उसे इस बार भागने नहीं दे सकते। हाँ, इस समय ताओ यू ने अपने हाथ में मौजूद रक्त लाल भाले को घुमाया, जो अब महज एक सजावट बनकर रह गया था, और लियूदोंग मंदिर के पास के जंगल की ओर देखा। उसकी राक्षसी आंखों में शीतलता का भाव झलक रहा था, और इसमें कुछ बग भी हैं। बोलने के बाद ताओ यू की आकृति धुंधली स्याही की पेंटिंग की तरह शून्य में विलीन हो गई। इससे अंधेरे में छिपे हुए जोकेन मातोऊ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है? एक अमर प्राणी होने के नाते, जो सैकड़ों वर्ष पुराना है और पवित्र ग्रेल युद्ध के संस्थापकों में से एक है,
उसने सोचा था कि उसने वास्तविक जादू भी देखा है और अपने चरम पर वीर आत्माओं का मुकाबला कर सकता है, लेकिन फिर भी वह ये पता नहीं लगा सका कि ताओ यू क्या कर रहा है। काल्पनिक संख्या नहीं, वह क्या है? लेकिन अब उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह भड़क उठा और अनगिनत कीड़ों में बदल गया जो इधर उधर बिखरने ही वाले थे। लेकिन अगले ही पल अंधेरा छा गया और चारों ओर अंतहीन अंधेरा छा गया। चारों ओर फैली परछाइयों ने बिखरे हुए कीड़ों को घेर लिया। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? ताओ यू ने भी परछाई में छिपे उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी, जिसने चौथे युद्ध में केवल एक बार अपना चेहरा दिखाया था और पांचवें युद्ध में बिल्कुल भी नहीं दिखा था, इतना कपटी होगा। हम बाल बाल दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने लैंसर को क्यों बुलाया? मापो टोफू एक आलसी निकम्मा है। क्या वह बड़ा बॉस नहीं होना चाहिए था? मेढक के बच्चे जैसे दिखने वाले अनगिनत जीव झट से एक एक करके कीड़े फट गए और उनमें से तरह तरह के घिनौने चिपचिपे तरल पदार्थ निकले, मानो बूढ़े कीड़े संघर्ष कर रहे हों। अंत में एक हल्की सी प्लॉप की आवाज के साथ केवल एक चीखता हुआ प्राणी बचा रहा, जो मेढक के बच्चे जैसे निशानों से बंधा हुआ था और जमीन पर गिर गया। इससे ताओ यू भी नाराज हो गया। क्या उन्होंने उन्हें पकड़ लिया या वे फिर से भाग निकले? सैद्धांतिक रूप से सीलिंग तकनीकें इस प्रकार की चीजों के खिलाफ प्रभावी होती हैं। जब तक कि दूसरा पक्ष इस शरीर से बाहर पहले से मौजूद न हो और जीवन रक्षक ताबूत जैसी कोई चीज न हो। जैसे जैसे उसकी इच्छाओं की शक्ति धीरे धीरे उस कीड़े पर केंद्रित होती गई, ताओ यू उसके पास गया और उसे उठा लिया। क्रैस्टवर्म मदर क्रैस्टवर्म्स का प्रजनन कर सकती है, जो शरीर में समाहित होकर जादुई परिपथ बनाते हैं और जलगुण प्राप्त करते हैं। क्रैस्टवर्म्स दूसरों की जीवन शक्ति को अवशोषित करके अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्रैस्टवर्म्स शरीर पर एक अपरिवर्तनीय और भारी बोझ डालते हैं, जो मेजबान के शरीर को मृत्यु तक लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये 3000 इच्छाओं की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। यह क्या चीज़ है? यह एक जीवित प्राणी भी है और एक प्रॉप भी। ताओ यू ने मातो साकुरा और मातो कारिया के बारे में सोचा, जो चौथे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान कीड़ों द्वारा परजीवीकृत हो गए थे। वे अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन शरीर को नुकसान, कीड़े मकोड़े, अपरिवर्तनीय। ताओ यू ने अपनी ठुड्डी को जलाई। फिर देवत्वीकरण और पालतू बनाने के दूसरे चरण में सीधे तौर पर उस कीट में एक आध्यात्मिक बीज बोया गया। नियंत्रण। कौन किसे नियंत्रित कर रहा है? ये शरीर पर बस एक अस्थायी परजीवी है। जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती तो इसे सीधे हटाया जा सकता है, या इसका उपयोग अन्य लोगों को परजीवी बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इससे कोई समस्या नहीं है और व्यक्ति को अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का डर भी नहीं है। या फिर आप इसका इस्तेमाल किसी ज़ॉम्बी पर या फिर किसी एलियन ड्रैगन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही मरे हुए हैं, वे दोबारा मर सकते हैं। क्या ये प्रजनन की अधिकतम सीमा तक पहुंचना नहीं है? अस्थायी जादुई सर्किट प्राप्त करने में सक्षम। ताओ यू ने मातो कारिया के बारे में सोचा, जिसके पास मूल रूप से कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन एक साधारण व्यक्ति का शरीर भी इतनी क्षमता प्रकट कर सकता था। उसे लगा कि उसके लिए भी इसे आजमाना बुरा विचार नहीं होगा। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन उसी क्षण ताओ यू ने इमियाशिरो को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना, सेबर। उस बूढ़े कीड़े से निपटने के बाद ताओ यू उछलकर अपने राक्षसी रूप में जंगल से बाहर निकल गई। पहले जब स्कैथर ने उस पर हमला किया था तो हाशिरामा को बुलाना और उस बूढ़े कीड़े को मारना, ये सब जवाबी हमले थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि राइडर फिर से जीवित हो गई है और इतनी शक्तिशाली हो गई है। क्या वह अब भी वही कमजोर नौकर है जिसे उसके मालिक ने गला घोंटकर मार डाला था? इससे ताओ यू की उसके बारे में बनी पूर्वकल्पित धारणाएं कुछ हद तक बदल गईं। वहां 2 के मुकाबले 1 की लड़ाई थी। ताओ यू के हवा में उड़ने और जंगल छोड़ने के बाद उसने देखा कि हाशिरामा सेंजू अभी भी स्काथर को पकड़े हुए था और लताएं उसकी ओर फैल रही थीं। इस बीच आर्चर राइडर से लड़ने के लिए लगातार विभिन्न नोबल फैंटम्स को बुला रहा था और स्पष्ट रूप से वह नुकसान में था। जादू की अपर्याप्त शक्ति के कारण एक तरफ हट गई सेबर मानो पत्थर की तरह जम गई थी और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ थी। कुछ रहस्यमयी आकृतियों द्वारा जकड़े हुए उन्हें जमीन पर अंधेरे में घसीटा गया। वह क्या है? छाया की शक्ति से मिलती जुलती, लेकिन कुछ हद तक उससे अलग। उस विचित्र और अशुभ शक्ति को देखकर ताओ यू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। फिर उसने हाथ के इशारे किए और बेलें कृपाण को ढकने लगीं। स्टॉप। अध्याय 414 संचार की दक्षता। अध्याय 414 संचार की दक्षता। ताओ यू, भाई यू। ताओ यू को बंदूक निकालते और ऐसे भागते हुए देखकर जैसे कुछ हुआ ही न हो, और फिर अब वापस आते हुए देखकर रिन तोहसाका और थेरेसा अपनी उतार चढ़ाव भरी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थीं। रिन तोहसाका के लिए ताओ यू का दानव में बदलना कोई खास बात नहीं थी। आखिर वह एक जादूगरनी थी और चीज़ों को सहने की प्रबल क्षमता रखती थी।
लेकिन जिस तरह उसने सीधे वीर आत्मा का सामना किया, मानो कुछ हुआ ही न हो वैसे ही अपना भला निकाला और बिना कुछ जाने ही कूद पड़ा, वह वाकई चौंकाने वाला था। फिर भी इसने कुछ हद तक उसके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती दी। अब ताओ यू ने एक हाथ से हस्त मुद्रा बनाई और हाशिरामा सेंजू जैसी लताएं जमीन से उग उठीं। हालांकि मोटाई या संख्या में इनकी तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये लताएं असाधारण रूप से फुर्तीली थीं, जो कृपाण की ओर चाबुक की तरह लहराती थीं। लेकिन तभी अचानक इन लताओं के सामने एक अजीब सा काला खंभा प्रकट हुआ, जिसने पल भर में उन सभी को निगल लिया और अपने अंदर समा लिया। इससे ताओ यू ने भौहें चढ़ा लीं और उधर देखा। अवशोषित करना। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेस्ट बग्स अन्य जीव रूपों का उपयोग करके अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे वास्तव में ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लैंसर और राइडर का एक ही समय पर प्रकट होना अवश्य ही संबंधित होगा, और लैंसर का गायब न होना ये दर्शाता है कि वह पुराना बग वास्तव में मरा नहीं है। अफसोस। ताओ यू को यह एहसास हुआ कि उसका लताओं से संपर्क टूट गया है, इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया और सील करने की तकनीक के टेडपोल लिपि को लताओं पर छोड़कर फिर से उस अंधेरे आकृति की ओर दौड़ पड़ा। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता चला गया, लेकिन कुछ चीजों को अवशोषित करने के बाद काली छाया अचानक अकड़ गई और उसके शरीर पर मेढक के बच्चे जैसी आकृतियां दिखाई देने लगीं। तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम सब कुछ खा लोगे तो खुद को खा खाकर मार डालोगे। ताओ यू ने अपनी गतिविधियों की तीव्रता बढ़ा दी और अधिक लताएं उभर आईं, साथ ही लताओं के साथ साथ परछाइयां भी फैल गईं, जिससे पूरी लताएं एक ही काले रंग में रंग गईं। मैं इन गुणों की शक्ति का भी उपयोग कर सकता हूँ। क्या आप सील करने की तकनीक के दूसरे चरण के देवत्वीकरण के वास्तविक मूल्य को समझते भी हैं? भले ही कोई भौतिक शरीर न हो, हम उसे आपके देखने के लिए सील कर देंगे। तेजी से फैलती काली लताओं को देखकर सुस्त परछाई पीछे हटती हुई प्रतीत हुई, धीरे धीरे धरती में समा गई। लेकिन उनके साथ सेबर भी थी, जिसे पहले ही पकड़ लिया गया था। काली लताएं धरती में घुस गईं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाईं। ऐसा लगता था मानो उनमें भी वही स्थानिक स्थानांतरण क्षमता हो। काल्पनिक अंतरिक्ष। रिन तोहसाका ने कुछ अनमने ढंग से कहा। वह काल्पनिक स्थान क्या है? क्या ये वही काल्पनिक गुण है जिसका आपने उल्लेख किया था? ये देखकर कि राइडर भी पीछे हट रहा था और आर्चर अपनी ताकत के कारण हौंफना बंद कर चुका था, ताओ यू को रिन तोहसाका से एक सवाल पूछने का मौका मिला। हाँ, लेकिन यह एक बहुत ही दुर्लभ संपत्ति है। रिन तोहसाका को अपनी छोटी बहन की याद आ गई। इसी बीच हाशिरामा सेंजू ने स्काइथा को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और उसे वुड रिलीज का उपयोग करके जकड़ लिया। हाशिरामा सेंजू का कद काठी पहले से ही काफी प्रभावशाली था और वे सीलिंग तकनीकों और वुड रिलीज में निपुण थे। हालांकि स्कैथा का नोबल फैंसम मृत्यु का द्वार गेट मास्टर द्वारा बंद कर दिया गया था और अभी तक खोला नहीं जा सका है। अन्य दो भालाधारी नोबल फैंसम में से एक को ताओ यू ने सील कर दिया था। फिर जब उसका सामना हाशिरामा सेंजू से हुआ, जिसने दूर से लताओं का उपयोग करके उस पर हमला किया और उसके गुरु के भौतिक शरीर को ताओ यू ने नष्ट कर दिया, तो वास्तव में उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें जिंदा पकड़ा गया। क्या आपके गुरुजी अभी भी जीवित हैं? वह काली आकृति क्या थी? ताओ यू ने स्कैथा से पूछा, जो एक कछुए से बंधा हुआ था। मुझे नहीं पता कि यह अमर चुड़ैल किस चीज से बनी है, लेकिन युद्ध के दौरान वह जो तंग कपड़े पहनती है वे काफी आकर्षक लगते हैं, खासकर जब वह लताओं से बंधी होती है। हालांकि स्कैथा ने ताओ यू के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, मानो कह रही हो, मेरे साथ जो चाहो करो। सेवक के गुणों के संदर्भ में वे वास्तव में काफी उच्च हैं। इससे ताओ यू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मिस कैथर, मेरे पास यातना देने के अन्य तरीके भी हैं और वे काफी प्रभावी हैं। आप शायद उन्हें आजमाना नहीं चाहेंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ताओ यू ने उस चिन्हित कृमि माता को बाहर निकाल लिया जिसे उसने पहले ही नियंत्रित कर लिया था। यद्यपि वीर आत्माओं को ग्रेटर ग्रेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ तरीके प्रभावी हो सकते हैं। क्रेस्टवम को देखते ही स्कैथा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जादुई दर्पण की बुद्धि से युक्त होने के कारण वह दिव्य दृष्टि का प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। हालांकि वह गहरे अंधकार में बुरी तरह प्रभावित हुई थी, फिर भी जब उसने निशान वाले कीट को देखा तो उसे दृश्य का कुछ हिस्सा तुरंत दिखाई दिया। इसमें अब भी कुछ बेहद घिनौने और अवर्णनीय दृश्य हैं, जिनमें मुख्य पात्र स्वयं वह और उसके सामने खड़ा सुंदर गुरु है जो अपने मूल रूप में वापस आ गया है, और यहाँ तक कि रूपांतरण के बाद उसका रूप भी शामिल है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वास्तव में इस तरह की यातना को सहन नहीं कर सका और अंततः वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से इसके आगे हार गया। हालांकि यह केवल एक संभावना थी और केवल कुछ खंडित छवियां ही थीं, फिर भी अंततः स्कैथा मान गईं। मेरी स्वामिनी मरी नहीं है, लेकिन उनकी इंद्रियां काफी कमजोर हैं। संभवतः वे मृत्यु के निकट हैं। पहले दिखाई देने वाली काली आकृति उनकी पोती थी, जो छद्म पवित्र ग्रेल की पात्र भी है। बोलते बोलते उसने एमिया शिरो की ओर देखा।
उसने सुना था कि उसके गुरु ने मातो साकुरा को बुराई की ओर मोड़ने के लिए इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया था और यह प्रक्रिया बेहद सहजता से पूरी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हृदय में बस थोड़ी सी ही उदासी जागृत हुई और उसने ब्लैक ग्रेल के साथ उच्च स्तर की अनुकूलता पाई। पवित्र ग्रेल किसी चीज से दूषित हो गया है, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है कि वह क्या है। सच कहूं तो ये थोड़ा निराशाजनक है कि उन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया। ताओ यू मुस्कुराया और धीरे से स्कैथर के गाल को चुटकी से दबाया। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? वह चला गया। ठीक है। ताओ यू ने हाथ बढ़ाकर स्कैथर की चिकनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और स्कैथर ने कुछ नहीं कहा, बस आह भरी। क्लिक करें टिल्ड। कैद की गई अमर चुड़ैल की गर्दन ताओ यू ने तोड़ दी और फिर वह प्रकाश के कणों में विलीन होने लगी। विरोधी वीर आत्मा, जिसका स्वामी अभी भी जीवित है और पवित्र ग्रेल युद्ध में शामिल है। ताओ यू भी बाघ को पहाड़ पर वापस नहीं जाने देना चाहता था। इसके अलावा होली ग्रेल युद्ध में जादुई ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए वीर आत्माओं की मृत्यु आवश्यक है। ताओ यू ये भी देखना चाहता था कि राइडर का पुनरुत्थान कैसे हुआ और वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया। वास्तव में जैसे ही स्कैथर के प्रकाश के धब्बे गायब हुए, ताओ यू ने परछाइयों में एक भयावह काली शक्ति को महसूस किया जो मानो उन्हें निगल रही थी। फिर उसकी अपनी परछाई ने उन्हें फिर से ढक लिया और सीलिंग तकनीक ने उन काले धब्बों को ढकना जारी रखा। क्या यही है पवित्र ग्रेल को रोकने की शक्ति? नकली पवित्र ग्रेल, मातो साकुरा, क्या यही है? ताओ यू ने आह भरी। उन्हें पता था कि एक और कहानी भी है, लेकिन उसे एनिमेटेड रूप नहीं दिया गया था और उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुझे इस क्षेत्र में इतने बड़े बदलावों की उम्मीद कभी नहीं थी, जिन्होंने मेरी पिछली सारी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। मैंने तो बस खालीपन ही देखा है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जब जीरो में वह पुराना बग दिखाई दिया तो बहुत से लोग कोसने लगे और मुझसे कमेंट बंद करने को कहा। पता चला कि उसने 5वें होली ग्रेल युद्ध में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी क्षण प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और मिस्टर डोर बाहर निकले। अरे बाप रे, लगता है कुछ हो गया है। आसपास के दृश्य पर एक नज़र डालने के बाद श्री मेन ने कुछ उदासीन भाव से बात की। अगले ही पल ट्रेया को अपने कमांड सील में तेज दर्द महसूस हुआ। एक और खरोंच गायब हो गई और कुछ हद तक उदासीन दिख रहे मिस्टर डोर का चेहरा काफी गंभीर हो गया और उन्होंने आह भरी। अगर कल इस समय तक ये सब खत्म नहीं हुआ तो मुझे आत्महत्या करने का आदेश दिया जाएगा और बेहतर होगा कि ठीक उसी समय जब कमांड सील गायब हो जाए। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने आगे कहा, बर्सिकर और उसके गुरु को जंगल में स्थित एक महल में 2 कृत्रिम कठपुतलियों के साथ रहते हुए पाया गया है। ठीक है, चलो अब उन्हें ढूंढते हैं। हम पहले थोड़ी लापरवाह हो गए थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि उस तथाकथित नकली पवित्र ग्रेल द्वारा पकड़े जाने के बाद राइडर इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इससे पहले राइडर की रहस्यमयी आंखों से सेबर भयभीत हो गई थी और बिना किसी संघर्ष करने की क्षमता के छायादार आकृतियों द्वारा पकड़ ली गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्चर के पास पर्याप्त नोबल फैंसम थे और वह समय खरीदने के लिए तरह तरह के नकली फैंसम का इस्तेमाल करता रहा। अन्यथा अगर समय ऐसे ही चलता रहा तो भले ही वे 2 के मुकाबले 1 हों, राइडर शायद उन्हें एक मुकाबले में ही हरा देगा। इससे मेडुसा के बारे में ताओ यू की पूर्वकल्पित धारणाएं पूरी तरह बदल गईं। वह इतनी शक्तिशाली हो सकती है। हालांकि झूठे पवित्र ग्रेल को स्कैथर को निगलने से रोक दिया गया था, लेकिन सेबर को जीवित ही पकड़ लिया गया था। शिरो और रिन के अधीन सेबर की ताकत में अंतर के साथ साथ चौथे और 5वें शिनोबी विश्व युद्धों के दौरान हुए बदलावों के बारे में सोचते हुए ताओ यू थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि विरोधी पक्ष ने स्कैथर का एक सामान्य रूप खो दिया है, लेकिन उन्हें सेबर का एक भ्रष्ट रूप और साथ ही गिलगामेश मिल गया है, जो अपनी मनमानी करता है और विरोधी पक्ष में है। हमारे पक्ष पर दबाव वाकई बहुत अधिक है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इलिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम आज रात जा रहे हो? रिन तोहसाका उस समय थोड़ी स्तब्ध रह गई जब उसने ताओ यू को वीर आत्मा का गला घोंटकर उसकी हत्या करते देखा। हालांकि नोबल फैंसम से प्रभावित होने के बाद भी इतनी आसानी से इसे अंजाम दे पाना पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। तो मैं आपको सीधे वहीं ले जाऊंगा। श्रीमान मेन ने अपने हाथ फिर से फैलाए और अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग और वीर आत्माएं सीधे शहर के बाहरी इलाके में स्थित आइमजबन महल में स्थानांतरित हो गईं। ये फुयुकी किले के बाहरी इलाके में जंगल के बीच स्थित एक किला है। यह ऐतिहासिक वातावरण से भरपूर है और दुनिया से अलग थलग है। किले के खाली स्थानों में अभी भी कुछ खरपतवार उगे हुए हैं जिनकी देखभाल नहीं की गई है। किले में बिजली की रोशनी नहीं थी, लेकिन यह एक जादुई चमक से जगमगा रहा था, जिसमें जुगनू की रोशनी की हल्की सी झलक भी थी। जैसे ही वह समूह प्रकट हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने किले की सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय कर दिया। सफ़ेद गाउन पहने और गुड़िया जैसे बेहद खूबसूरत चेहरों वाली 2 नौकरानियां एक के बाद एक सतर्क नजर आती दिखीं। इस बार यहां आने के पीछे हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। रिन तोहसाका ने सबसे पहले बात की। आप लोग बिना बुलाए आकर किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा न होने की बात कहकर इसे बहुत आसान बना रहे हैं।
मुख्य नौकरानी सेरा सतर्क दिख रही थी। 3 वीर आत्माएं, पीछे हट जाओ, लाइसेलेट सेरा। इल्या की स्पष्ट आवाज सुनाई दी और फिर वह पीछे से निकली और अंकल बी के कंधों पर बैठ गई। हाशिरामा सेंजू को देखते ही उनका चेहरा काफी गंभीर हो गया। ये वीरतापूर्ण भावना बहुत प्रबल है। इसके अलावा ये क्षमता बरसेरकर पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक प्रभाव डालती है। अन्य 2 वीर आत्माओं के जुड़ने से हालांकि उसे बरसेरकर पर बहुत भरोसा था, वह जानती थी कि आज वह शायद ही बिना किसी नुकसान के बच पाएगी। पवित्र ग्रेल की पात्र होने के नाते वह इस तरह की मृत्यु के लिए तैयार थी। शिरो एमिया पर एक नज़र डालने के बाद इल्या ने मन ही मनाह भरी। हम यहाँ पूरी ईमानदारी से आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। होली ग्रेल युद्ध में एक समस्या है। रिन तोहसाका ने बातचीत जारी रखी। फुयुकी शहर में हर किसी को पता होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुई है ना? तुमने कल रात इतना हंगामा मचाया था। हालांकि बरसेरकर पहले ही इल्या के साथ भाग गई थी, फिर भी जब 2000 हैंड्स प्रकट हुए तो वह अपने पीछे की हलचल को महसूस कर सकती थी। ये कारण नहीं है, एक नया बदलाव हुआ है। रिन तोहसाका कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन ताओ यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठीक है, ये तो मुसीबत वाली बात है। पहले इन्हें पकड़ लेते हैं। इन दोनों को संभालना मेरे और हाशिरामा के लिए आसान होगा। हाशिरामा, चलो चलते हैं। अच्छा। फिर ताओ यू और सेंजू हाशिरामा ने एक साथ हस्त मुद्राएं बनाईं। लकड़ी का विमोचन, वृक्षों की दुनिया का आगमन। जैसे ही हाशिरामा सेंजू ट्री वर्ल्ड एडवेंट के स्तर तक नीचे उतरे, ताओ यू की सीलिंग तकनीक लताओं के साथ ऊपर की ओर फैल गई और तुरंत बरसेकर और इल्या को ढक लिया। बरसेकर हीरोज के पास कोई संबंधित नोबल फैंसम नहीं है और कई जिंदगियां होने के अलावा उसके पास कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। हालांकि हाशिरामा सेंजू के ट्री वर्ल्ड एडवेंट और ताओ यू की सीलिंग तकनीक के संयुक्त प्रभाव में उनके कई जन्म प्रकट नहीं हुए। स्टॉप। अध्याय 415। क्या आपको भूख लगी है? अध्याय 415। क्या आपको भूख लगी है? वाह, सीलिंग तकनीकों के प्रति उनका प्रतिरोध अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और वे अनुकूलन भी कर रहे हैं। बरसेरकर श्रेणी का बरसेरकर भी कोई कमजोर नहीं है। ताओ यू को अपनी मुहर ढीली होने का एहसास होने पर कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि इल्या को गोद में उठाते ही अंकल भी आज्ञाकारी हो गए। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। तो क्या अब हम ठीक से बात कर सकते हैं? ताओ यू ने इल्या को गोद में उठा लिया और उसके प्यारे से छोटे चेहरे को स्नेह भरे भाव से देखने लगी। इल्या, जो काफी अनुकूलनीय था, अपनी निगाहें इधर उधर घुमाता रहा, फिर पलकें झपकाते हुए बोला, तुमने मुझे पकड़ तो लिया पर मारा नहीं, जो तुम्हारी ईमानदारी को दर्शाता है। लेकिन क्या तुम पहले बरसेका को रिहा कर सकते हो? मैं उसे कोई हरकत नहीं करने दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। ठीक है। ताओ यू को यह आभास हो गया था कि बरसेरकर सीलिंग तकनीक में तेजी से ढल रहा है। स्थिरता बनाए रखने के लिए पंचतत्व सील को भी समय समय पर पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती थी, अन्यथा बरसेरकर मुक्त हो सकता था। मुझे नहीं पता कि यह वीर आत्माओं का एक लक्षण है या केवल उन्हीं में पाया जाने वाला गुण है। हाशिरामा द्वारा ट्री वर्ल्ड के आगमन को सक्रिय करने के बाद बरसेरकर वास्तव में अधिक आज्ञाकारी हो गया। रिन सेंसेई, अब यह आप पर निर्भर है। ताओ यू इल्या को शांत करने और उसकी बात सुनने के लिए जिम्मेदार थी, जबकि बाकी का काम स्वाभाविक रूप से रिन तोहसाका पर छोड़ दिया गया था, जो सामाजिक मेलजोल की प्रभारी थी। ... अगर यह वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो यह वास्तव में बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन असल में मैं मूल रूप से एक छोटा होली ग्रेल था जिसे होली ग्रेल युद्ध में भाग लेने के लिए बनाया गया था, और होली ग्रेल युद्ध में भाग लेना मेरा भाग्य था। रिन तोहसाका द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण सुनने के बाद इल्या ने आह भरी। यही वजह है कि इल्या अकेले ही 5 मास्टर्स का सामना करने में सक्षम थी। उसके व्यवहार में हमेशा से ही आत्मविनाशकारी प्रवृत्ति रही है। मैं आपके साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हूं, लेकिन आपने बहुत जल्दी बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं। कल आपके पास 5 सैनिक थे। इल्या ने घटनास्थल पर बचे हुए 3 वीर आत्माओं को देखा। उसके चेहरे पर कुछ सूक्ष्म भाव थे। हालांकि यह होली ग्रेल वॉर है, लेकिन पहली ही रात में इतने सारे लोगों को खत्म करना थोड़ा जल्दबाजी है, खासकर तब जब उनमें से 2 सहयोगी हैं। ये बुरा नहीं है। अगर लांस ने ताओ यू को निशाना नहीं बनाया होता तो शायद हम अपने एक मास्टर को खो देते। हमने बलपूर्वक लांस से छुटकारा पा लिया, अन्यथा उसके अचानक होने वाले हमले से हमारे मास्टर्स को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। रिन तोहसाका का चेहरा भी काफी उदास लग रहा था। क्या मुसीबत है? खैर, राइडर की हालत देखकर लगता है कि सेबर भी अब दुश्मन बन चुकी है। सौभाग्य से लांस को ताओ यू ने रोक लिया और उसकी तुरंत मौत हो गई। उसी क्षण श्रीमान मेन के चेहरे पर अचानक ठहराव आ गया और फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस अशुभ आभा के प्रकट होने का आभास हुआ, और इस बार वे 2 थे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लगभग तुरंत ही आइंजबन किले की भव्य दीवारें एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ चकनाचूर हो गईं। एक विशाल काली तलवार की किरण चारों ओर फैल गई
और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को धूल में मिला दिया। यहाँ तक कि आइंज़बन किले का मुख्य टावर भी तलवार की किरण से काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था और मलबा ताओयू और उसके समूह की ओर गिर रहा था। हाशिरामा सेंजू ने अपना हाथ उठाया और उसे एक साथ मिलाया, जिससे जमीन से बड़ी संख्या में लताएं उगईं और उनके सिर के ऊपर एक बड़ा जाल बुनने लगी, जिससे गिरते हुए सभी पत्थर रुक गए। महज एक साधारण क्षैतिज कट से शहर की दीवार के बड़े हिस्से वाष्पीकृत होकर ढह गए, जिससे एक काफ़ी बड़ा कटाव सामने आया। फिर गहरे काले कवच में लिपटी सेबर और काले रंग के कपड़े पहने राइडर एक ही समय में उस खुले स्थान से अंदर चले गए। जी हाँ, वहाँ दो थे। वे हर मैच के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। सावधान रहें, राइडर की आंखें डरा सकती हैं। उससे नजरें न मिलाएं। आर्चर ने तुरंत उसे याद दिलाया कि सेबर पहले भी इसी जाल में फंस चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे उन काले टेंटेकल्स द्वारा घसीट कर ले जाया गया था। हालांकि सेवकों की संख्या के मामले में उनकी टीम स्पष्ट रूप से आगे है, फिर भी वह दबाव महसूस कर रहे हैं। धिक्कार है, आखिर ऐसा क्यों होना था? क्या अब ऐसा होने वाला है कि कुछ भी बदला नहीं जा सकेगा? भ्रष्ट हो चुकी सेबर को देखकर और यह याद करके कि कैसे वे दोनों उसके सामने ही पकड़े जाने से पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, आर्चर का दिल उथल पुथल से भर गया। ताओयू को केवल सेबर की काली एक्सकेलिबर को महसूस करने की आवश्यकता थी, ये जानने के लिए कि अगर हाशिरामा सेंजू ने फिर से ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स का इस्तेमाल किया भी, तो भी यह ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये चाल बड़े ऑब्जेक्ट्स या दुश्मनों के समूहों के खिलाफ सबसे अच्छी तरह काम करती है। एक ऐसे वीर आत्मा के खिलाफ जो न केवल फुर्तीला है बल्कि शहरों पर हमला करने के लिए नोबल फैंटम भी रखता है, उससे निपटने के लिए वर्ल्ड ऑफ ट्रीज के आगमन का उपयोग करना बेहतर है। यह एक और बड़ी समस्या है, हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हाशिरामा सेंजू ने भी तुरंत बदलाव किए। उन्हें यह नहीं पता था कि गिलगामेश के पास ये जैसा असाधारण हथियार है, लेकिन ब्लैक सेबर की अतिरंजित काली करी स्टिक को देखकर उन्होंने तुरंत हाथ के इशारे किए और वुड क्लोन तकनीक का इस्तेमाल किया। ताओयू ने भी ऐसा ही किया और उसके 2 लकड़ी के क्लोन और 2 पानी के क्लोन एक साथ प्रकट हुए। ये शुरू होने ही वाला है। यह एक नाजुक क्षण है और कोई भी ताओयू की मिश्रित शक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा है। ताओयू के 4 क्लोन हाशिरामा सेंजू के साथ ब्लैक सेबर की ओर बढ़े, जबकि बरसेका और आर्चर ने राइडर को घेर लिया और उस पर हमला किया। क्योंकि होली ग्रेल की आक्रमण क्षमता अपर्याप्त है, इसलिए मिस्टर गेट की मुख्य भूमिका अपने स्वामी की रक्षा और समर्थन करना है। इस बार मैं तुम्हें जरूर मना लूंगा, बरसेकर ने सबसे पहले राइडर की ओर धावा बोला और रेड आर्चर ने अंत में अपनी तीरंदाजी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक धनुष प्रकट किया। जैसे ही उसने अपना धनुष खींचा, सर्पिल आकृतियों से भरा एक नोबल फैंटम तीर की डोरी पर अंकित हो गया। फिर उसने अपना धनुष उठाया और घुड़सवार पर निशाना साधा। वह बरसेकर की ताकत जानता था, लेकिन राइडर से पहले लड़ चुके होने के कारण वह ये भी जानता था कि बरसेकर के आक्रामक, व्यापक हमले काम नहीं करेंगे। राइडर के बुरे बनने के बाद उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं। गर्जना टिल्डा, बरसेकर दहाड़ा और राइडर की जंजीरों से मुक्त हो गया, लेकिन राइडर ने दोनों पैरों से उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। इससे ताओयू की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि बेरसेकर ने बेकाबू होने के बाद अपना नोबल फैंटम खो दिया, लेकिन उसके गुण बढ़ गए और उसकी ताकत और गति उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक हो गई। ये तथ्य कि उसे कथित तौर पर सबसे कमजोर राइडर के खिलाफ एक ही प्रहार से हवा में उड़ा दिया गया, कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण है। पहले रेओजी मंदिर में स्कैथर ने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं उस बूढ़े कीड़े को पकड़ने गया था, इसलिए मुझे यहाँ हुए बदलाव नजर नहीं आए। मुझे लगा कि यह मुख्य रूप से उसकी पत्थर में बदलने की क्षमता के कारण था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी अन्य क्षमताएं भी इतनी शक्तिशाली होंगी। बूम टिल्डा, जैसे ही बरसेकर को धक्का देकर दूर किया गया, आर्चर की सर्पिल तलवार एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गई। आसमान में उठते हुए मशरूम के आकार के बादल को देखकर ताओयू अवाक रह गया। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि यह भी एक उपद्रवी था। एक ही हाथ के इशारे से पृथ्वी की एक ग्रेनाइट जैसी दीवार खड़ी हो गई, जिसने तुरंत आने वाली शॉकवेव को रोक दिया। क्या यह मामला सुलझ गया? यह विचार ताओयू के मन में कौंध गया और उसके सामने खड़ी ग्रेनाइट जैसी मिट्टी की दीवार एक भयानक गर्जना के साथ चकनाचूर हो गई। मलबा चारों ओर बिखर गया। एक सवार काले पेगासस पर सवार होकर सीधे अंदर घुस गया, मानो पिछले विस्फोट से अप्रभावित हो। गति और शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ताओयू ने तुरंत अपने समय पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उसने जुवान टाई हैवी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और एक राक्षसी रूप धारण कर लिया, जबकि कियानकुन ग्रेट शिफ्ट किसी भी क्षण बल को मोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी पेगासस के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ और राइडर उससे टकराकर अंदर घुस गया और गायब हो गया। क्षमा करें, हमारे पास यहाँ कुछ आक्रामक विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, श्री मेन ने कुछ क्षमाप्रार्थी लहजे में कहा। ताओयू ने बस अपना सिर घुमाया और उसे भावहीन भाव से अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। ये पहले से ही एकदम सही है। श्री गेट, कृपया उनकी रक्षा करें। आर्चर, पहले मुझे देखने दीजिए कि क्या हम मिलकर सेबर को कैद कर सकते हैं।
अच्छा ऐसा है, रेडे ने मना नहीं किया, उनमें से किसी एक की देखभाल करना अब सही काम था। हाशिरामा सेंजू लगातार अपनी लकड़ी छोड़ने वाली लताओं का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वे लगातार उन काली करी की छड़ियों से कट रही थी जो मानो स्वतंत्र रूप से मौजूद थीं। हाशिरामा सेंजू के अधिकांश लकड़ी के क्लोन या तो मर चुके थे या घायल हो चुके थे। बिना किसी प्रतिबंध के लगातार इतने सारे विजय अनुबंध मिलना सरासर अन्याय है। अपने नोबल फैंसम का प्रयोग शहर पर सामान्य हमले की तरह करें। ये सब हाशिरामा सेंजू के विशाल आकार के कारण ही संभव हो पाया कि वह वृक्ष जगत से उतरने वाली लताओं को लगातार पुनर्जीवित करने में सक्षम था। बरसेकर इलिया ने दूर धकेले गए बरसेरकर को भी आदेश दिया ताकि वह ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा दहाड़ते हुए ब्लैक सेबर की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जब उसने सेबर पर अपना हथियार चलाया तो बुराई में परिवर्तित होने के बाद उसके पास मौजूद भयानक शक्ति ने उसे आसानी से रोक दिया। जब बरसेरकर ने पहली बार शिरो की अनुबंधित सेबर से लड़ाई की तो उसने उसे पूरी तरह से हरा दिया। लेकिन अब दोनों हाथों में हथियार पकड़े और पूरी ताकत से वार करने के बावजूद ब्लैक सेबर ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे रोक दिया। अपने दूसरे हाथ से उसने बरसेरकर की ठोड़ी पर मुक्का मारा जिससे वह हवा में उड़ गया। तलवार का एक और वार, मुफ्त में मिली काली करी स्टिक्स पलक झपकते ही हवा में उड़ गईं और बरसेरकर के ऊपर से ऐसे गुजर गईं जैसे आकाश में काला इंद्रधनुष हो। बूम टिल्ड, आकाश में एक भीषण विस्फोट हुआ। मोटी चमड़ी वाला बरसेरकर, जिसका अब केवल आधा शरीर ही बचा था, काली लपटों में घिरकर जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ठीक इसी वजह से कि उसने अपनी एक जान का इस्तेमाल देरी करने के लिए किया, आर्चर का अगला तीर ब्लैक सेबर तक पहुंचा जिसे उसने अपनी तलवार से रोक दिया। आसपास की लताओं को नुकसान न पहुंचाने के लिए आर्चर ने विस्फोटक सर्पिल तलवार का उपयोग करना बंद कर दिया, बल्कि अन्य अधिक लक्षित नोबल फैंसम प्रतिकृतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। गोलियों की बौछार लगातार जारी रही, लेकिन ब्लैक सेबर की अभेद्य तलवार की रोशनी ने उन सभी को रोक दिया और नकली नोबल फैंसम्स चकनाचूर होकर विक्षेपित हो गए। लेकिन इसी अवसर का लाभ उठाते हुए ताओयू के लकड़ी के क्लोन और पानी के क्लोन, जो किनारे से देख रहे थे, ने एक साथ जल तात्कालिक शरीर का उपयोग करके ब्लैक सेबर के पास पहुंच गए। हालांकि आखिरकार वह सिर्फ एक क्लोन ही था। ताओयू के मूल गुण ब्लैक सेबर की तुलना में कहीं कमजोर थे। समय पर नियंत्रण के बिना, यहाँ तक कि बरसेकर ने अपने जीवन का बलिदान देकर जो समय हासिल किया था उससे भी वह क्लोन के बहुत करीब ही पहुंच सका। जैसे ही वे पास आए, ब्लैक सेबर एक बार फिर तैयार थी। उसके हाथ में विजय की तलवार एक भयानक काली रोशनी के साथ घूमी और एक ही वार में वह ताओयू के चारों क्लोनों को निगलने ही वाली थी। ये दूरी काफी है। ताओयू के हाथ पहले से ही हस्तरेखा की मुद्रा में थे। चारों क्लोन, जो लगभग निगल लिए जाने वाले थे, आपस में जुड़ गए। लकड़ी के क्लोन में यांग गुण की दिव्य बिजली का मिश्रण था और पानी के क्लोन में यिंग गुण की दिव्य बिजली का मिश्रण था। चारों तत्वों की शक्ति से वे तुरंत फट पड़े, जिससे एक चकाचौंध भरी आभा बनी और वह ब्लैक सेबर की ओर बढ़ गई। हालांकि ऑरोरा कुछ हद तक धुंधला था, ताओयू द्वारा स्वयं उपयोग किए गए ऑरोरा की तुलना में कहीं कम शक्तिशाली था, लेकिन इसका दायरा कहीं अधिक था, यहाँ तक कि इसने विजय अनुबंध की तलवार से निकलने वाले अधिकांश काले प्रकाश को भी निगल लिया था। स्विश टिल्ड, ब्लैक सेबर का कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, उसका मुखौटा चकनाचूर हो गया था और उसका शरीर जगह जगह जंग के निशानों से ढका हुआ था, जिससे भयंकर घाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि हाशिरामा सेंजू ने उन्हें इतने लंबे समय तक रोके रखा था, लेकिन उनके हमले ताओयू के हमलों जितने विनाशकारी नहीं थे। इसी बीच रेड ए की रिमोट सपोर्ट सेवा एक बार फिर शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वह ब्लैक सेबर का सिर उड़ाने ही वाला था, अचानक उसके खून से लथपथ हाथ और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर बचे हुए कवच के आधे हिस्से ने उसे दूर धकेल दिया। हालांकि विस्फोट के साथ ही वह पीछे की ओर उड़ गया और हाशिरामा सेंजू के नीचे फैली लताओं में फंस गया। ताओयू ने उसी समय हस्त मुद्राएं भी बनाई, जिसमें उसने हाशिरामा सेंजू के वृक्षों की दुनिया के आगमन के साथ एक सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले बरसेकर और इलिया को बंदी बनाया था। तभी एक शानदार लंबी तलवार लताओं को चीरती हुई निकली और पल भर में उसके एक हिस्से को दो भागों में काट दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल तलवारों की एक जानी पहचानी बारिश हुई, जिसने उनके सामने की सभी लताओं को चकनाचूर कर दिया। उसी समय ब्लैक सेबर भी कूद पड़ी और अपने घायल शरीर को घसीटने लगी। ताओयू एक और को खत्म करने ही वाली थी कि गिलगामेश ने हमले को रोक दिया, जिससे वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने जोर से शाप दिया, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है? क्या तुम्हें काला वाला भी चाहिए? स्टॉप। अध्याय 416 सोने के सिक्कों की भरमार। अध्याय 416 सोने के सिक्कों की भरमार। घावों से लथपथ ब्लैक सेबर को गिलगामेश ने बचाया। बिना धन्यवाद कहे वह काली कीचड़ में फिर से प्रकट हुई और धीरे धीरे उसमें समा गई। इस प्रकार उसने गिलगामेश को धोखा दिया जो वहां मौजूद था। लेकिन गिलगामेश ने अपने अहंकार के कारण इन सब बातों की परवाह नहीं की और फिर भी ताओयू और अन्य लोगों का डटकर सामना किया। मैं आपकी क्षमताओं की सराहना करता हूँ। उस नकली व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी काफी सक्षम हैं।
गिलगामेश शहर की दीवार के बचे हुए हिस्सों में से एक पर अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा था और नीचे भीड़ को देख रहा था। उसकी निगाहें लोगों के समूह पर घूम गईं। आर्चर रेड आर्चर के अलावा, जिसे वह नापसंद करता था, वह बरसेरकर हाशिरामा सेंजू, जिसने पहले बहुत दबाव डाला था, और मोन, जो आसानी से सभी को उनकी नाक के नीचे से दूर ले गया था, के लिए भी पर्याप्त सम्मान रखता था। मैंने तुम्हारी क्षमता को पहचान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें पद छोड़ने का मौका दे रहा हूँ। मुझे बस पात्र को अपने साथ ले जाना है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि गिलगामेश के मुंह को उकसाना बहुत आसान है, और आप इसे किसी भी तरह से सुने, यह अटपटा ही लगता है। उसी क्षण ताओ यू ने अपने कान में श्रीमेन की आवाज़ सुनी, जो एक विशुद्ध आध्यात्मिक संचार प्रतीत हो रही थी। श्रीमान ताओ, उनकी कुंजी बहुत परेशानी पैदा करती है और अंतरिक्ष में भारी व्यवधान उत्पन्न करती है, इसलिए मैं केवल तब तक आपकी सहायता कर सकता हूं जब तक वह इसे निकाल नहीं लेते। हम श्री हाशिरामा को पहले ध्यान आकर्षित करने के लिए कह सकते हैं, और जब आप अपनी समय शक्ति सक्रिय कर लेंगे तो मैं आपको वहां भेज दूंगा। श्रीमान मेन एक अनुभवी दिग्गज हैं जो इतने लंबे समय से जीवित हैं, और वे बहुत ज्ञानी भी हैं। गिलगामेश की कमजोरियों की पहचान कर ली गई है, और उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका भी ढूंढ लिया गया है। इससे ताओ यू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। कोई बात नहीं, ये जोखिम भरा है, लेकिन ताओ यू को लगता है कि यह जोखिम उठाने लायक है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कुछ भी 100% निश्चित नहीं है, सफलता की उच्च संभावना सुनिश्चित करना ही पर्याप्त है। हाशिरामा, बड़े वाले इस्तेमाल मत करो। अच्छा। ताओ यू के बोलते ही लगभग तुरंत बाद सेंजू हाशिरामा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें एक साथ मिलाया, और 10 मीटर लंबी लकड़ी की ड्रैगन तकनीक कुंडली मारकर हवा में ऊपर उठ गई। इससे गिलगामेश का ध्यान भी आकर्षित हुआ। हाँ, ये सोचना कि रणनीति बदलने से। हालांकि उसी क्षण अचानक एक भीषण संकट का आभास हुआ, जिससे गिलगामेश भयभीत हो गया। हलचल मच गई और स्वर्ग की जंजीरें फूट पड़ीं। एक तरफ तो आसमान में ठहर सी गई है, वहीं दूसरी तरफ बेताबी से चमक रही है। लेकिन जैसे ही रंगीन औरोरा की एक तेज रोशनी गुजरी, उसके शरीर का आधा हिस्सा हवा में गायब हो गया। आप वास्तव में केवल एक पैर बचा होने के कारण जिनशान ने स्वर्गीय ताले की जंजीरों से बंधे ताओ यू को देखा और क्रोध से भर गया। अपने बचे हुए हाथ को फैलाए हुए ईए की तलवार खजाने से बाहर निकलने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई पर एक लाल दरार उभर आई। पफ टिल्ड, यह एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। कलह की तलवार, जो अभी आधी ही प्रकट हुई थी, वापस मुड़ने लगी। फिर उसकी गर्दन पर एक हल्का लाल निशान दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि वह अपनी मानसिक शक्ति से जूझ रहा है। दुर्भाग्यवश, अगर गिलगामेश अपनी चरम अवस्था में होता तो वह वास्तव में माइंड स्वॉर्ड को रोक सकता था, या कम से कम तुरंत मारा नहीं जाता। गिलगामेश के शरीर का आधा हिस्सा यिन यांग पंचतत्वों की दिव्य बिजली से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसका आधा शरीर नष्ट हो गया और वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथों में भी चोट लगने के बाद गिलगामेश की गर्दन पर लाल निशान और भी स्पष्ट हो गए, जो वैसे भी अपने मजबूत शरीर के लिए प्रसिद्ध नहीं था। गिलगामेश, जिसे शायद पहले से ही अपने अंत का पूर्वाभास हो गया था, अपनी मृत्यु से पहले एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं मानता हूँ, अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। मेरा इनाम स्वीकार करो और आभारी रहो। पफ टिल्ड, गिलगामेश का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। सिर धड़ से अलग हो जाने के बावजूद भी उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। इससे अंततः ताओ यू को राहत मिली। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर मेन के टेलीपोर्टेशन की बदौलत, अपने नियंत्रण में रहते हुए भी, उसे छुपकर हमला करने का लगभग समय ही नहीं मिलेगा। प्रतिद्वंदी के हेवनली लॉक में लगभग आत्मनियंत्रण का गुण था, और उसे इसे नियंत्रित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये किसी मंत्र की तरह था, एक बार इसके वश में आ जाने पर शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो जाती थी। सौभाग्यवश, यिन यांग पंचतत्व दिव्य वज्र का प्रयोग हो चुका था, और मन की तलवार की गति से अंततः युद्ध का अंत हो गया। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी भी उन काले धब्बों को बंद करना होगा जिन्होंने गुप्त रूप से वीर आत्माओं को रोक रखा था। जैसे ही स्वर्ग की जंजीरों की शक्ति कमजोर हुई, ताओ यू की परछाइयां बाहर निकलने लगी, आसपास के वातावरण को घेरने लगी और उस अंधकार को रोकने के लिए सीलिंग तकनीकों का उपयोग करने की तैयारी करने लगी जो गिलगामेश को चुराने के लिए आ सकता था। लेकिन अगले ही पल ताओ यू के चेहरे के भाव कुछ अजीब से हो गए। गिलगामेश से अचानक इच्छाशक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह उत्पन्न हुआ। इससे ताओ यू एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर वह बेहद खुश हो गई। सोने के सिक्के फट गए। असल में सवेंस के पहले होली ग्रेल में लौटने के कारण ताओ यू को सवेंस से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गिलगामेश ने उसे एक ऐसा आश्चर्य दिया। वैसे कुछ हद तक गिलगामेश को चुना हुआ व्यक्ति और खजाना चोर दोनों माना जा सकता है, वह दोनों का हिस्सा है। साथ ही चौथे विश्व युद्ध के दौरान उसे जो शारीरिक बनावट मिली थी, उसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सोने के सिक्के बटोर रहा है। फिर ताओ यू की आशा भरी निगाहों के नीचे इच्छाशक्ति की शक्ति उसके बगल में स्थित स्वर्गीय ताले की ओर केंद्रित हो गई।
नोबल फैंटम, चेस ऑफ हेवन, वे जंजीरें जिन्होंने कभी स्वर्ग के बैल को जकड़ रखा था, जिसके कारण उरुएक में 7 साल का अकाल पड़ा था, दुश्मनों को बांध सकती हैं और लगातार उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती हैं, जिससे लक्ष्य की ऊर्जा सुस्त हो जाती है और उनका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। ये सीलिंग एनहांसमेंट भी प्रदान कर सकती है। ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा वाला उपकरण उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बनता है और नष्ट होने के बाद इसे पुनः निर्मित किया जा सकता है। ईश्वर के नियम का गुण धारण करने पर शत्रु जितना अधिक पवित्र होता है, जंजीरें उतनी ही मजबूत हो जाती हैं। इसका उपयोग आत्मा को बांधने के लिए किया जा सकता है। ये 100,000 इच्छाओं की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। बिना किसी झिझक के ताओ यू ने सीधे नोबल फैंटम, चेस ऑफ हेवन को बांध लिया। स्विश टिल्ड, जंजीरों की आवाज गूंजी और अब पारदर्शी हो चुका स्वर्गीय ताला सीधे ताओ यू के शरीर में समा गया। एक विचार मात्र से ताओ यू अपनी वास्तविक शक्ति से स्वर्गीय ताला सक्रिय कर सकता है, जिससे उसके आसपास के क्षेत्र से दुश्मन प्रकट हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इसमें सीलिंग तकनीकों को भी शामिल किया जा सकता है। ताओ यू अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक तरह से इसका मतलब यह था कि सीलिंग तकनीक का उपयोग वास्तव में वज्र सीलिंग तकनीक की तरह वास्तविक युद्ध में किया जा सकता था। इसकी क्षमता तो और भी अधिक थी। नोबल फैंटम, चेस ऑफ हेवन की क्षमताओं की एक ऊपरी सीमा है। कम से कम होली ग्रेल युद्ध में इसके प्रदर्शन के संदर्भ में इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह अपनी ऊर्जा से आकार ले सकता है और इसमें धर्म देवता की शक्ति भी निहित है। इसके अतिरिक्त इसकी सीलिंग तकनीकों में सुधार के साथ साथ जंजीरों के मजबूत होने से सैद्धांतिक रूप से यह एक विकास प्रकार का नोबल फैंटम बन सकता है। यह हमला और बचाव दोनों कर सकता है और बचाव करते समय इसमें एक निश्चित स्तर का आत्मा अनुशासन होता है और इसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज होती है। ताओ यू मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने सोने की चमक से सोने के सिक्के निकलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऐसा होने से वह बहुत संतुष्ट भी थी। यह एक बिल्कुल अप्रत्याशित आनंद था। स्विश टिल्ड, उनके बगल में शून्य में लहरें दिखाई दी और जंजीरें चमक उठीं, जिन्होंने सुनहरे शव को ढक लिया। उन्होंने न केवल चुपचाप प्रकट हुए सभी काले बिंदुओं को सील कर दिया, बल्कि साथ ही साथ प्रकट हुए सुनहरे शरीर को भी खींच लिया। स्वर्ग की जंजीरों की अधिकतम लंबाई बहुत अधिक होती है, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए व्यक्ति की अपनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वे शरीर से जितनी दूर होती हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा की खपत करती हैं। ताओ यू ने उपयोग के दौरान कुछ स्थितियों को महसूस किया, लेकिन यह अच्छा था ताकि यह उसके विकास में सहायक हो सके और आगे बढ़ सके। हेवनली लॉक का ऊपरी भाग भाले की नोक के समान है, जिससे ये सीधे दुश्मन पर हमला कर उसके शरीर को भेद सकता है। सील करने की तकनीकों में यिन और यांग दोनों गुणों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। भले ही मेरी जुबान थोड़ी गंदी हो गई हो, फिर भी मैं आपके उपहार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताओ यू ने गिलगामेश के शव पर एक नज़र डाली, फिर अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को संभाला और उसके बाद यिन यांग पंचतत्व दिव्य बिजली का प्रहार किया जिसने सब कुछ मिटा दिया। मैं तुम्हारा शरीर उठा लूंगा ताकि वह काली चीज़ उसे अपवित्र न करे। देखो मैं कितना अच्छा हूँ। अब हम बराबर हो गए। स्टॉप। अध्याय 417 चारा। अध्याय 417 चारा। तुमने उसे मार डाला। रिन तोहसाका की खूबसूरत आंखें एक बार फिर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, पहले से ही यह बात काफ़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई थी कि यह आदमी वीर आत्माओं से लड़ सकता है, लेकिन अब तो यह और भी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। उस स्वर्णिम चमकती वीर आत्मा की शक्ति निर्विवाद है और उसके महान प्रेतवादों की संख्या अकल्पनीय है। फिर भी ये शक्तिशाली वीर आत्मा, जिसे हाशिरामा सेंजू भी इतनी विशाल बुद्ध प्रतिमा को बुलाकर टुकड़े टुकड़े कर सकता था, इतनी आसानी से पराजित हो गई। ये समझना मुश्किल है और अविश्वसनीय भी। युवा मित्र का साहस वाकई असाधारण है, बधाई हो। श्री मेन ने ताओ यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया है। हाँ, मुझे श्रीमान मेन को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना होगा। आपको क्या समस्या हुई? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? ताओ यू हमेशा से सहज स्वभाव का रहा है। उसे दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद नहीं था, लेकिन अब श्रीमान मेन की मदद से उसने जिन शानशान को मार डाला और स्वर्गीय ताला प्राप्त कर लिया, जिससे वह बहुत खुश है। हालांकि ताओ यू की बातें सुनने के बाद श्री मेन के चेहरे के भाव कुछ हद तक बदल गए। आपकी अनूठी खूबियों को देखते हुए हो सकता है कि आप मेरी मदद कर सकें, लेकिन अभी आप उससे बहुत दूर हैं। श्री मेन ने आह भरी, लेकिन फिर ताओ यू की ओर देखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। हालांकि मुझे लगता है कि हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। जब ऐसा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सचमुच मेरी मदद करने में सक्षम होंगे। श्री मेन की बातों से ताओ यू चौंक गया। एक बैठक, क्या अब इसकी कोई गिनती नहीं है? हालांकि मिस्टर मेन हमेशा से एक रहस्य बने रहे हैं। अगर यह बात न होती कि समय के साथ उनकी कमांड सील्स मिट जाती, तो ताओ यूजिन सचमुच चाहती कि ट्रेया उन्हें सच बताने का आदेश दे। अब जबकि यह अप्रत्याशित वीर आत्मा चली गई है, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से सेकुरा को ढूंढकर उसे रोकना चाहिए।
रिन तोहसाका ने कुछ घबराहट के साथ कहा। वह नहीं चाहती थी कि सकुरा ऐसी बन जाए, वह उसे रोकना और बचाना चाहती थी। सचमुच, श्रीमान मेन शायद एक दिन में चले जाएंगे और हमें इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ब्लैक राइडर और ब्लैक सेबर की ताकत निर्विवाद है। वे आर्च के विस्फोट को बिना किसी परेशानी के झेल सकते थे और एक ही वार से बेहद शक्तिशाली बरसेका हवा में उड़ सकता था। उनसे निपटना स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में कहें तो लांसर और उस सुनहरे चमकते हुए वीर आत्मा को रोक दिया गया, अन्यथा उनसे निपटना काफ़ी मुश्किल होता। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। मैंने पहले हाशिरामा से मातुओ के घर में खोजने के लिए कहा था, लेकिन हमें वह नहीं मिली। इसके बाद ताओ यू ने एक अनुस्मारक प्रस्तुत किया। दिन के दौरान हाशिरामा सेंजू मुख्य रूप से मातो परिवार के पास जाता था और किरेई कोटोमाइन पर नज़र रखता था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि किरेई कोटोमाइन को फंसाया गया था, और जाहिर तौर पर चच में भी कुछ हुआ था। ऐसा लगता है कि फुयुकी में कई लोग लापता हो गए हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि किरेई कोटोमाइन और शिंजी मातो जीवित हैं या मृत। ऐसा लगता है कि वे इसमें शामिल थे। काफ़ी रात हो चुकी है, पहले आराम कर लेते हैं और दिन में उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद एमियाशिरो ने एक और सुझाव दिया और श्री मून ने अपने समूह को आइंजबन कैसल से रेयोजी मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। जब शाम को लड़ाई शुरू हुई तो रेयोजी मंदिर के लोग अभी भी बाहर स्वयंसेवा कर रहे थे, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। क्षतिग्रस्त जंगल की अस्थायी रूप से खंभे द्वारा मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद देखना मुश्किल हो जाता था। एक और शांतिपूर्ण दिन बीत गया। ताओ यू की ताकत और इस तथ्य के कारण कि उसके पास हाशिरामा सेंजू का समर्थन मांगने के लिए कमांडशील हैं। इसलिए अगले दिन हाशिरामा सेंजू और श्रीकाडो, सकुरा मातो और भ्रष्टवीर आत्मा के स्थान की खोज में निकल पड़े, जबकि ताओ यू ने रिन तोहसाका से जादू के अनुष्ठान सीखना जारी रखा। इलिया भी शिक्षण दल में शामिल हो गईं। रिन तोहसाका के विपरीत उन पर यह बोझ नहीं था। उन्होंने तो आइंजबन परिवार की गुड़िया बनाने की कुछ विधियां अपनी नौकरानी के साथ भी साझा कीं। हालांकि इन रासायनिक गुलियों की जटिलता रिन तोहसाका द्वारा बताए गए बुनियादी सिद्धांतों और अनुष्ठानों से कहीं अधिक है। अब इन्हें सरसरी तौर पर याद करने के अलावा इन्हें समझाना व्यावहारिक रूप से व्यर्थ है। तुम पहले से ही इतने मजबूत हो, फिर भी यह सब क्यों सीख रहे हो? इसके बाद रिन तोहसाका ने ताओ यू को एक छोटा सा रक्षात्मक कवच दिया, जिसकी शक्ति बहुत सीमित थी और जिसे वह पूरी तरह से बेकार मानती थी। ताओ यू की पिछली शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए, भले ही यह अनुष्ठान एक पल में किया जाने वाला कौशल हो, ये पूरी तरह से बेकार होगा। उसके लिए मुक्का मारना ही बेहतर होगा। ज्ञान और अनुभव बढ़ाना हमेशा लाभदायक होता है। ताओ यू को इन जादुई अनुष्ठानों के प्रभावों से जरा भी आपत्ति नहीं थी और वह उन्हें आत्मसात करने और रिकॉर्ड करने में लगा रहा। अगर इसे व्यवस्थित किया जा सके तो ये हमारे लिए बहुत प्रभावी होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रेया अभी तक उनमें से एक में भी महारत हासिल नहीं कर पाई थी और उसने कुछ अफसोस के साथ आह भरी। मुझमें सचमुच कोई प्रतिभा नहीं है, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? आपकी ताकत असामान्य रूप से व्यवहार कर रही है। रिन तोहसाका भी बहुत मुखर हैं। अपने विरोधियों की ताकत को देखते हुए ये तथ्य कि उन्होंने पहले कोई छुपकर हमला नहीं किया था, उनकी ईमानदारी को दर्शाता है, जिससे उन पर उसका भरोसा बढ़ गया। सचमुच कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे छिपा रहा हूँ। पवित्र ग्रेल युद्ध समाप्त होने पर तुम्हें पता चल जाएगा। आप मैजिक एसोसिएशन से नहीं हैं, तो आप कोई और रहस्यमयी संगठन या संस्था हैं। हार न मानने वाली रिन तोहसाका ने इसका अनुमान लगा लिया। दुर्भाग्यवश सीखने के अवसरों तक उसकी पहुंच भी काफ़ी कम हो गई है और उसका अधिकांश ज्ञान केवल सतही ही है। आपने इनमें से कुछ का सही अनुमान लगाया है, लेकिन आप निश्चित रूप से सभी का सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। जब आप सीख रहे होते हैं तो आप उन्हें शिक्षक कहकर पुकारते हैं, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो आप कहते हैं अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। हा टिल्ड। रिन तोहसाका मुस्कुराई, मानो उसने ताओ यू के असली स्वभाव को समझ लिया हो। ओह, रिन सेंसेई क्या कह रही हैं? देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँगा वह फुयुकी के लिए कभी हानिकारक नहीं होगा और मैं फुयुकी की वर्तमान समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। ताओ यू ने रिन तोहसाका से बड़ी ईमानदारी से बात की, लेकिन उसकी तीखी निगाहों ने रिन को थोड़ा असहज कर दिया। उसने नाक सिकुड़ी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। इसी क्षण ताओ यू ने रेडे को कुछ हद तक अचंभित एमिया शिरो को जंगल से बाहर ले जाते हुए देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। शिरो एमिया के हावभाव को देखकर लगता है कि संभवतः रेड आर्चर ने उसका सामना किया है। दरअसल फुयुकी में हुए बड़े बदलावों के बाद ऐसा बदलाव आया और जब सेबर को उसकी नाक के नीचे से ही पकड़ लिया गया तो आर्चर की मानसिकता बदल गई और शिरो एमिया का सामना करने का अवसर तलाशना उसके लिए स्वाभाविक प्रतीत होता है। अरे आर्चर, क्या तुम यहाँ रिन की रक्षा नहीं कर रहे हो? तुम शिरो के साथ क्या कर रहे हो? ताओ यू ने रेडे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा कह रहे हो, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारे पास बरसेरकर क्षमता भी है। पहले साथ काम कर चुके होने के कारण ताओयू ने गिलगामेश को भी मार डाला था, इसलिए रेडे की उसके प्रति धारणा में स्पष्ट रूप से काफ़ी सुधार हुआ था। बरसेरकर को ऐसा लगा जैसे उसने आर्च की आवाज़ सुन ली हो। उसने आर्च की ओर देखा, जो एक लोहे की छड़ की तरह एक तरफ खड़ा था, लेकिन फिर वह वापस मुड़ गया और इलिया के पीछे खड़ा हो गया। तुम दोनों किन छोटे छोटे रहस्यों पर चर्चा कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मैं राइडर को कुछ देर के लिए अकेले ही रोक सकता हूँ और बाकी सब मिलकर पहले सेबर को हरा सकते हैं। आर्च ने अपनी योजना का खुलासा किया, जिसके पास असीमित ब्लेड वर्क्स का रियलिटी मार्बल है, जो लगभग अपने आप में एक दुनिया बनाने के बराबर है। आर्च की युद्ध क्षमता बहुत प्रबल है। एफएसएन रूट में वह पर्याप्त सहनशक्ति के कारण बरसेका से मामूली अंतर से हार गया, लेकिन फिर भी उसने बरसेका के कई योद्धाओं को मार गिराया। यूबीडब्ल्यू रूट में शिरो ने असीमित ब्लेड वर्क्स का उपयोग करके लापरवाह गिलगामेश को हराया। हालांकि मेडुसा दुष्ट बनने के बाद शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन आर्च द्वारा अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स का उपयोग उसे जबरदस्ती फंसाने के रूप में देखा जा सकता है। पहले एक का ख्याल रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। ताओयू में रेड आर्चर और राइडर को टक्कर देने की ताकत है, लेकिन बुराई की राह पर चलने के बाद वह उस चीज़ को हरा नहीं सकता। क्या होली ग्रेल युद्ध का अंत वीर आत्माओं की युद्ध में मृत्यु के साथ नहीं होता? ये तो बस भाग्य है। मैं न तो असैसिन को हरा सकता हूँ और न ही तुम्हें, इसलिए जल्दी निकल जाना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सब कुछ ठीक से संभालो और यह सुनिश्चित करो कि मैं भी पकड़ा न जाऊं। रेडे ने उदासीनता से मुस्कुराया, जिससे रिन तोहसाका की उंगलियां कांपने लगी क्योंकि वह नए समारोह की तैयारी कर रही थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। क्या आप इसे बेचने के लिए अनिच्छुक हैं? ताओयू ने पीछे मुड़कर रिन तोहसाका की ओर देखा। हे, बस मुझे थोड़ी निराशा है कि मेरे अपने सेवक पवित्र ग्रेल नहीं ले जा सकते। रिन तोहसाका ने यह बात कही, हालांकि उनके शब्द उनकी सच्ची भावनाओं के विपरीत थे। सच तो यह है कि होली ग्रेल के प्रति उसका जुनून उसके पिता की अंतिम इच्छा और उसके परिवार के पुनरुद्धार से अधिक उपजा था। वास्तव में उसके अपने बहुत कम विचार थे। आप लोग असल में एक बात कह रहे हैं और उसका मतलब कुछ और है। लेकिन आर्च सही कह रहा है, अनुष्ठान अंततः पूरा होना ही है और पवित्र ग्रेल को अंततः एक पात्र की आवश्यकता होगी। फिर इलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे विषय फिर से गंभीर हो गया। कोई न कोई समाधान तो हमेशा निकल ही जाएगा, है ना? ताओयू शांत स्वर में रिन तोहसाका द्वारा संकलित अनुष्ठान का अवलोकन करती रही। इलिया ने उसे आइनज़बन परिवार के कुछ हुनर सिखाए थे, इसलिए उनके बीच किसी न किसी तरह का नियति का बंधन था। वह तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उसे नफरत हो, जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। दरअसल मूल कहानी के अनुसार एक बार मरने वाले वीर आत्माओं की संख्या लगभग सही हो जाने पर पवित्र ग्रेल काफ़ी हद तक बन जाएगा। इसे अंतिम रूप देने के लिए केवल एक पात्र की आवश्यकता थी। चूंकि यह संभवतः भ्रष्ट विश्वहृदय है, इसलिए जब ये प्रकट होगा तो मैं इसे खा जाऊंगा। वैसे भी मुझे संक्रमण का डर नहीं है, इसलिए मुझे इलिया की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि साकुरा को ढूंढने का एक और तरीका हो सकता है। इसी क्षण काफ़ी देर से चुप रहे शिरो एमिया ने बोलना शुरू किया। ओह, किस तरह से? ट्रेया ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। ताओयू और रिन तोहसाका को पहले से ही इसका कुछ अंदाजा था, क्योंकि वे इस कैथा से पहले ही जान चुके थे कि साकुरा मातो को शिरो एमिया ने भ्रष्ट कर दिया था। हालांकि ट्रेया की मातो साकुरा से कभी मुलाकात नहीं हुई थी और वह शिरो के साथ उसके रिश्ते के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वह संदेश प्रभावी वास्तविक जानकारी में तब्दील नहीं हुआ। मैं साकुरा को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मैं अकेला जाऊंगा। तुम लोग मिस्टर मेन के जरिए उसे ढूंढने का कोई तरीका निकालो। स्टॉप। अध्याय 418 काल्पनिक संख्याएं। अध्याय 418 काल्पनिक संख्याएं। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। एमिया परिवार का निवास एक विशाल आंगन वाला घर है जिसे उन्होंने फुजिमुरा समूह से खरीदा था। इसमें कई एक मंजिला लकड़ी की इमारतें हैं जो एक छोटे से आंगन को घेरे हुए हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से यह एक पारंपरिक आंगन वाले घर के लगभग बराबर है। फिर से शाम हो चुकी थी और डूबते सूरज के नीचे शिरो एमिया ने अपनी चाबी निकाली और खुद ही पुराने घर का दरवाजा खोल दिया। वहां बिजली या रोशनी नहीं थी और पुराना घर काफी शांत था। शिरो एमिया ने आह भरी और रसोई की ओर चल पड़ा। उसने जालीदार दरवाजा खोला और पाया कि रसोई साफ तो थी लेकिन खाली थी। वरिष्ठ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? रसोई की खिड़की पर एक मानव आकृति की परछाई दिखाई दे रही थी। आकृति को देखकर लग रहा था कि वह मातो साकुरा है और आवाज भी उसी की थी, लेकिन परछाई कभी कभी झिलमिलाती थी। साकुरा, रुक जाओ। एमिया शिरो ने आह भरी। क्या आप यही चाहते थे कि मैं ऐसा बनूं, सीनियर? साकुरा मातोहो का लहजा कुछ हद तक शांत था। हाँ, लेकिन अब रोकना बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी।
साकुरा मातो की आवाज़ सुनकर शिरो एमिया कुछ देर के लिए चुप हो गया और उसने पूरा दिन बिताने के लिए जगह ढूंढने के लिए खुद को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। मैंने फुजिमुरा ताइगा से भी मुलाकात की और मुझे पता चला कि फुजिमुरा ग्रुप के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार फुयुकी शहर में लापता व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और कुछ लोगों ने तो लोगों को अचानक गायब होते हुए भी देखा है। जिस विचित्र तरीके से वह गायब हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहले सेबर के पकड़े जाने के समय था। अगर साकुरा ने ये सब बनाया है। एमिया शिरो को ये सोचकर दिल में दर्द का एक झटका लगा कि यह प्यारा और सौम्य जूनियर हमेशा कैसा व्यवहार करता था और क्या हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि होली ग्रेल इतनी जल्दी गिर गया। इस दुनिया की बुराई और रसातल का वातावरण पूरी तरह से मेल खा गए, इसलिए शिरो एमिया को साकुरा मातो के वयस्कता के दीक्षा समारोह में शामिल होने से पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ा। मातो साकुरा के साथ उनका रिश्ता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है और यह संतुलन, साथ ही आर्चर ने उनसे जो कहा, अंततः उन्हें अपना खुद का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं? एमिया शिरो ने अब अपना इरादा नहीं छिपाया। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वह पूछेगा तो उसका जूनियर उसे बता देगा। निश्चित रूप से परछाई एक पल के लिए रुकी, फिर अचानक हंस पड़ी। क्या आप मुझे रोकने आए हैं, सीनियर? हाँ, तो चलिए चलते हैं। अचानक शिरो एमिया के पैरों के नीचे एक काला घेरा दिखाई दिया और फिर वह उसमें समा गया। उस भयावह आभा ने शिरो एमिया के चेहरे पर संघर्ष का भाव भर दिया, लेकिन उसने न तो खुद को छुड़ाया और न ही अपनी बैकअप योजना को सक्रिय किया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और काले पानी को उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लेने दिया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक विशाल गुफा में था। मातो साकुरा, ब्लैक राइडर और ब्लैक सेबर, ये तीनों सुंदरियां गुफा को सहारा देने वाले कई स्तंभों से घिरे पत्थर के चबूतरे पर खड़ी थीं। वरिष्ठ, एक बार जब मैं पवित्र ग्रेल को सक्रिय कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। साकुरा मातो के चेहरे पर अब कुछ काली रेखाएं हैं जो ब्लैक राइडर और ब्लैक सेबर की रेखाओं से मेल खाती हैं। स्थिति को देखते हुए शिरो एमिया ने अब और संकोच नहीं किया और अपने हाथ में एक रत्न को मसल दिया। अगले ही पल अंतरिक्ष के विरूपण के साथ ताओयू और अन्य सभी को सामूहिक रूप से यहाँ पैराशूट से उतारा गया। हालांकि साकुरा मातो को इस बदलाव से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, डिब्बा लाने के लिए धन्यवाद, नहीं तो काफी परेशानी हो जाती। लगता है आज समारोह पूरा हो जाएगा। मातो साकुरा के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से वह लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। इलिया और कई वीर आत्माओं को देखने के बाद उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने भरे हुए होंठों को चाटा, मानो उसने कुछ स्वादिष्ट देखा हो। ताओयू के पहुंचते ही उसे यह आभास हो गया कि पहले दिखाई देने वाली काली आकृति मातो साकुरा की ही थी। हालांकि वह अभी भी एक इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन ताओयू की नज़र में वह एक विकृत राक्षस जैसी थी। उफ, बुरी यादें। श्री डोर का समय फिर से आ गया है। थेरेसा को अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ और अंतिम कमान सील गायब हो गई। अब जबकि मैंने तात्कालिक समस्या का समाधान कर लिया है, मुझे चले जाना चाहिए। श्रीमेन ने खुद को संभालते हुए धीरे से मुस्कुराया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा, ताओयू ने वादा किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि श्रीमेन को उससे पहले क्या अपेक्षाएं थीं, लेकिन उसने श्रीमेन की मदद को तब से स्वीकार किया जब उन्होंने उसे एक ही तलवार से अपनी ओर खींचा था और जब उन्होंने उसे गिलगामेश को काटने के लिए भेजा था। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, लेकिन अगर मुझे सचमुच दूसरे व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हे, चलो पहले तात्कालिक समस्या से निपटते हैं। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक पेचीदा हो सकता है। यह उसके आह्वान का आरंभिक बिंदु होना चाहिए, इसलिए यदि मैं किसी वीर आत्मा को दूर भेज भी दूं तो वह उसे तुरंत वापस बुला लेगी। ताओयू ने गंभीरता से सिर हिलाया। श्रीमेन जियान डैन की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे पिछली बार की तरह ऐसा नहीं कर सके। मातो साकुरा भी बेवकूफ़ नहीं है। इसी क्षण रेडे ने भी धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैंने जो कहा था उसे याद रखना। अच्छा, ये पहली बार नहीं था जब दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, और इस बार तो कोई भूमिका भी नहीं थी, वे सीधे ही लड़ने लगे। हाशिरामा सेंजू ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपेक्षाकृत बंद विशाल गुफा के भीतर पर्याप्त मात्रा में लताएं बुला लीं। इसी बीच बरसेरकर, जिसके पास अभी भी कई जिंदगियां बची थीं, दहाड़ा और ब्लैक सेबर की ओर दौड़ पड़ा। राइडर ने एक काले पेगासस को बुलाया जो अंतहीन काली लपटों के साथ समूह की ओर दौड़ा। इस बार यह मिस्टर गेट्स का टेलीपोर्टेशन नहीं था, बल्कि रेडे का अचानक बाहर निकलकर ब्लैक राइडर को तुरंत अपने रियलिटी मार्बल में खींच लेना था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों इस दुनिया से गायब हो गए हों, अंतरिक्ष में बस एक हल्की सी हलचल बाकी रह गई हो। पहले के विपरीत इस बार साकुरा मातो भी मौजूद है। जमीन से कई विशाल काली परछाइयां उठीं और पलक झपकते ही बड़ी संख्या में लताओं को निगलने और फाड़ने लगीं। युद्ध क्षमता के मामले में ये पिछली स्थिति से कहीं आगे निकल जाता है, जहां केवल रहस्यमय आकृतियां ही वीर आत्माओं को पकड़ने में सहायता करती थीं।
जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी अधिक शक्तिशाली होती गई और लगातार पवित्र ग्रेल की ओर अग्रसर होती गई। वे घोर अंधकार में दैत्य हाशिरामा सेंजू द्वारा प्रकट किए गए वृक्ष जगत के आगमन को आसानी से चीर सकते थे। यह असाधारण शक्ति वीर आत्माओं की शक्ति से किसी भी तरह कम नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि यह अधिकांश वीर आत्माओं से कहीं बेहतर है। ताओ यू स्वयं असाधारण हमलों का उपयोग किए बिना और केवल सामान्य हमलों पर निर्भर रहते हुए ऐसा कभी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अंकल बी, जिनकी पैनल क्षमताएं ताओ यू से भी अधिक मजबूत हैं, वे भी ऐसा नहीं कर सकते। उपहार के लिए धन्यवाद गिलगामेश। ताओ यू के पीछे कई स्थानिक तरंगें दिखाई दी, जिसके बाद भाले की नोक जैसी दिखने वाली जंजीरें एक सरसराहट के साथ निकली और सीधे काले दैत्यों में से एक पर वार किया। जंजीरें उस मुड़ी हुई विक्षिप्त विशाल काली आकृति को भेदती हुई दूसरे छोर से बाहर निकली और उसे शून्य में जकड़ लिया। स्वयं को नोबल फैंसम से बांध लेने और मन के उस जुड़ाव को महसूस करने के बाद ताओ यू एक अत्यधिक प्रदूषण को महसूस कर सकता था, जो कुछ हद तक दुष्ट देवता की मूर्ति में प्रदूषण क्षरण के समान था और स्वर्ग के ताले की ओर फैल रहा था। यदि गिलगामेश ने स्वर्ग की जंजीरों का इस्तेमाल किया होता तो संभवतः वह भ्रष्ट हो गया होता और उसका पतन हो गया होता। हालांकि घना प्रदूषण स्वर्ग के द्वार में घुस गया और इसके मूल को नष्ट करने और इसके नियंत्रण को उल्टने का प्रयास किया। हालांकि ये ताओ यू की आत्मा से टकरा गया जो इससे बंधी हुई थी और पल भर में गायब हो गया। फिर स्वयं स्वर्गीय जंजीरों के बंधनकारी गुण प्रकट हुए, साथ ही एक ऐसी सीलिंग तकनीक भी सामने आई जो जंजीरों के साथ फैलती गई। स्वर्ग के ताले के आशीर्वाद से मेढक के बच्चे जैसे दिखने वाले जीव उस दुष्ट और विकृत काली छाया की ओर फैल गए, जिसका आकार एक वीर आत्मा से भी बड़ा था। वह विशाल काली छाया पल भर में जम गई, लेकिन ताओ यू को अपनी ऊर्जा में एक भयानक कमी भी महसूस हुई। ये चीज़ बहुत ही विशाल थी। अपने आप को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए आसपास की त्यानदेहुआ की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करते हुए ताओ यू, जिसके हाथ इतने भरे हुए थे कि उन्हें खाली करने की जगह नहीं थी, ने अपने बगल में बैठी ट्रेया को फुसफुसाते हुए एक आवाज़ दी, मुझे जीवनदायिनी औषधि दो, सबसे निम्न श्रेणी की भी चलेगी, जल्दी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति पहले से ही इस स्थिति में है और मेरे सामने के 6 लोग सीलबंद हैं और अपनी इच्छाशक्ति से ठीक हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। मातो साकुरा के पास जादुई शक्ति का मानो कभी न खत्म होने वाला भंडार है जिसे वह लुटा सकती है। हाशिरामा सेंजू का शरीर भी उनके चीरफाड़ को सहन नहीं कर सका, तो मेरा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। ताओ यू के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट झलक रही थी और फिर उसने देखा कि उसके बगल में बैठी ट्रेया दवा की बोतल अपने मुंह में डाल रही है। उसका जन्म एक तैरते हुए शहर में हुआ था, इसलिए वह व्यावहारिक रूप से एक युवा धनी महिला है। ताओ यू ने फिर हिचकिचाना बंद कर दिया। स्वर्गीय ताले की नोक चमक उठी। विशाल काली छायाओं के विनाशकारी प्रभावों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वह शून्य में आगे बढ़ती रही और उन सभी 6 विशाल विचित्र काली छायाओं को शून्य में जकड़ लिया। इस स्तर की कुशलता हासिल कर पाना साकुरा मातो ने भी शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके द्वारा एकत्रित की गई अपार जादुई शक्ति इतनी कम समय में ही नष्ट हो जाएगी। उसकी गति इतनी तेजी से धीमी हुई और फिर पूरी तरह से रुक गई। इतना ही नहीं, ब्लैक ग्रेल की शक्ति भी इन जंजीरों को तोड़ नहीं सकी। ये क्या है श्रीमान पुरुष? ताओ यू को अपनी ऊर्जा का लगातार क्षय महसूस हो रहा था, मानो बाढ़ अपने किनारों को तोड़ रही हो, और उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह जारी नहीं रख सकता। फिर उसने गहरी सांस ली और नियंत्रित समय की अवस्था में प्रवेश किया। ये सुनकर श्री मेन तुरंत समझ गए। हालांकि ताओ यू के दिव्य ताले द्वारा प्रदूषण को नजरअंदाज करने का सदमा उनकी आंखों में अभी भी झलक रहा था और उनमें कुछ उत्तेजना भी दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ताओ यू के कंधे पर हाथ रखते हुए और उसे दबाते हुए श्री मेन उसी समय मातो साकुरा के बगल में प्रकट हुए जब ताओ यू प्रकट हुए थे। स्विश टिल्ड। बिना किसी झिझक के यिन-यान पंच तत्व दिव्य वज्र ने मातो साकुरा के शरीर पर अचानक भड़की हुई सभी काली चिपचिपी लपटों को बुझा दिया और रंगीन आभा ने उसे इस तरह निगल लिया मानो उसने मातो साकुरा के पूरे शरीर को ही निगल लिया हो। ये हो चुका है। ताओ यू को थोड़ी सी खुशी का अनुभव हुआ, लेकिन अगले ही पल जिस स्थान से उसका शरीर गायब हुआ था वहां अनंत जादुई शक्ति अचानक प्रकट हुई और मुड़े तुड़े विकृत मांस और रक्त तेजी से बढ़ने लगे, मानो वे हवा से ही उत्पन्न हुए हों, एक अमर राक्षस की तरह। क्या उसे मारा नहीं जा सकता? ताओ यू सदमे में था। अगले ही पल फूला हुआ और विकृत राक्षस अपनी जगह पर जम गया, मानो वह हो पूरी तरह से अंतरिक्ष में स्थिर और उसी में जम गया हो। यह मिस्टर मेन थे जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास केवल सहायक क्षमताएं हैं। मैं अब और देर तक नहीं टिक सकता, इस अवसर का लाभ उठाओ। जबरदस्ती मारने की कोशिश मत करो, अपनी जंजीरों का इस्तेमाल करो। अच्छा। ताओ यू तुरंत श्रीमान मेन का मतलब समझ गया। आखिरकार वह एक अनुभवी जादूगर था और उसने एक नज़र में ही समस्या का सार समझ लिया। साकुरा मातो फिलहाल ब्लैक ग्रेल से जुड़ी एक पात्र मात्र है, उसे मारा नहीं जा सकता। अगर उसे मार भी दिया जाए तो वह काली मिट्टी के रूप में फिर से प्रकट हो जाएगी।
मौजूदा बदलाव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वह दिव्य ताला, जिसने उन विशाल काली छायाओं को भेद दिया था, पल भर में गायब हो गया, फिर ताओयू के पीछे से फिर से निकला और लगातार मातो साकुरा के फूले हुए शरीर के चारों ओर लिपटता चला गया। सील रून बाहर की ओर फैलते हैं। सील करने की तकनीक की दूसरी पीढ़ी का देवत्वीकरण, स्वर्ग का ताला, ताओयू की सीलिंग के साथ मिलकर एक साथ यिन और यांग और पंचतत्वों के सिद्धांतों को समाहित करता है। श्री मून द्वारा बड़ी मुश्किल से मातो साकुरा को थोड़े समय के लिए काबू में करने के बाद कीड़े मकोड़े उसके पूरे शरीर पर घनी तरह से फैल गए। उसका पहले फूला हुआ शरीर जल्दी ही सामान्य हो गया, जिससे एक बिल्कुल सफ़ेद अवर्णनीय क्षेत्र दिखाई दिया। उसके शरीर पर फैले काले ग्रेल पैटर्न सिकुड़ने लगे और टेडपोल जैसी सील के नीचे उसकी छाती में समा गए। मिस्टर मेन ने सीधे उसकी ओर इशारा किया और एक हल्की सी पूफ की आवाज़ के साथ उसके पीछे से एक अजीब सा टुकड़ा बाहर निकला। स्रोत यही होना चाहिए। उस टुकड़े के प्रकट होने के बाद ताओयू ने यह भी महसूस किया कि मातो साकुरा का बुरी आभा से वह संबंध टूट गया था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने उसे उठाया और अपने पीछे खड़े शिरोएमिया और रिन तोहसाका की ओर फेंक दिया। देखते हैं कि कोई उम्मीद है या नहीं। अब ये सब खत्म हो चुका है, इसलिए अगर हम कर सकते हैं तो आइए मदद करें। फिर ताओयू ने गिरे हुए टुकड़ों को उठा लिया। टूटी हुई प्रदूषित दुनिया के हृदय का अंश काल्पनिक संख्या, मौजूदा प्रतिभाओं को उन्नत करने के लिए अवशोषित किया जा सकता है, या नई प्रतिभाएं प्राप्त करने का मौका मिलता है, या जादुई विशेषता काल्पनिक संख्या और संबंधित जादुई सर्किट प्राप्त होता है। क्या ये जल्दी बिक रहे हैं? क्या मुझे इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है? मेरे पास पवित्र ग्रेल का सहारा है, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं निश्चित रूप से वह जादुई गुण काल्पनिक संख्या चुनूंगा जो मेरी छाया शक्ति से मेल खाता हो। ताओयू, जिसने पहले ही रिन तोहसाका से जादू की बुनियादी बातें सीख ली थीं, जानता था कि जादू का प्रयोग मानसिक स्थिति पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। इसे एक बुनियादी कौशल कहा जा सकता है जो मानसिक क्षमताओं पर केंद्रित है। सार तत्व में एक शक्तिशाली भौतिक शरीर और रक्त एवं ऊर्जा द्वारा संचालित ची ऊर्जा होती है। ची ऊर्जा में प्रचुर मात्रा में वास्तविक सार तत्व और स्वर्ग एवं पृथ्वी की आदिम ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करने की क्षमता होती है, परंतु आत्मा के संदर्भ में ये हमेशा से आत्मा का अपेक्षाकृत शुद्ध अनुप्रयोग रहा है। अब यह आत्मा के लिए एक अलग प्रणाली को विकसित करने और इसके षट्कोणीय गुणों का एक बार फिर विस्तार करने के समतुल्य है। मैंने पहले सोचा था कि आध्यात्मिक शक्ति एकीकरण के लिए दाव हृदय के दानव बीज पर निर्भर करेगी, लेकिन अब शायद इसे पहले ही प्राप्त किया जा सकता है। उस काल्पनिक संख्या को देखकर, जिसके लिए प्रथम देवत्व को पूरा करने के लिए इच्छाशक्ति की पूरी 15,000 इकाइयों की आवश्यकता होती है, ताओयू कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि मेरे पास दूसरे देवत्व के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ तो मिलेगा ही, है ना? मुझे जल्द ही अपने साथियों को वापस बुलाना होगा और मैं पहले ट्रेया से कुछ उधार ले सकता हूँ, वह तो पक्का पैसे लौटा देगी। स्टॉप। अध्याय 419 चौथा हुनर। अध्याय 419 चौथा हुनर। बरसेकर। इलिया की जोरदार चीख के साथ बरसेकर को अपनी आखिरी जान के साथ मानो कोई जादुई तरकीब मिल गई हो। एक्सकेलिबर के वार से मरने से ठीक पहले उसने आखिरकार बेलों से जकड़े हुए ब्लैक सेबर पर वार कर दिया। वह हवा में उछल गई और फिर लकड़ी के अजगर ने उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। जंजीरों की तरह लिपटी हुई लताएं लकड़ी के अजगर के मुंह के चारों ओर सफलतापूर्वक लिपट गईं। ब्लैक सेबर, जो अनिश्चित काल तक करी स्टिक का इस्तेमाल कर सकता था, अंततः हाशिरामा सेंजू द्वारा पराजित कर दिया गया। बरसेकर भी प्रकाश के अनंत बिंदुओं में बिखर गया। चून की मातो साकुरा, जिसने ब्लैक ग्रेल के लिए पात्र के रूप में काम किया था, का ताओयू द्वारा संबंध तोड़ दिया गया था, इसलिए बिखरे हुए बरसेकर्स को फिर से पकड़ा नहीं गया। प्रकाश की अंतिम किरण में उसने इलिया पर बस एक नज़र डाली और फिर गायब होकर पवित्र ग्रेल की ओर लौट गया। उसी समय जिस स्थान पर आर्चर और राइडर गायब हुए थे, वहां अंतरिक्ष में विकृति उत्पन्न हो गई थी। राइडर द्वारा शरीर में छेद किए जाने और भयभीत किए जाने के दौरान आर्चर, जो विलीन हो रहा था, भी प्रकट हुआ। भयभीत होने के बावजूद उसने ताओयू की ओर देखा और एक बनावटी मुस्कान दी। अब मातो साकुरा ने ब्लैक ग्रेल से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक बार मर चुके ब्लैक राइडर, जो ब्लैक ग्रेल के जादू पर निर्भर करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह लगातार अपने शरीर से काले प्रकाश के धब्बे उत्सर्जित कर रहा है। पहले जब वह मातो साकुरा के नियंत्रण में था, उसके विपरीत अब राइडर सीधे ब्लैक ग्रेल से भ्रष्ट होता दिख रहा है और उसने अपना अंतिम संघर्ष शुरू कर दिया है। उनकी निगाहें पतन और बेचैनी की भावना से भरी हुई श्री ताओयू और श्री मेन पर पड़ी। श्रीमान ताओ, मैं अब और नहीं रोक सकता, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। बाकी सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। श्री मेन ने ताओयू को अंतिम चेतावनी दी। मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद है। याद रखना, जब तक मैं ठीक न हो जाऊं, मुझ पर आसानी से भरोसा मत करना। तो फिर चांद से सावधान रहना। फिर अचानक उसका पूरा शरीर फट गया, जिससे एक अजीब कीड़ा बन गया जो तारों भरे आकाश जैसा दिखता था, और फिर एक धमाके के साथ सॉस में बदल गया।
ताओ यू ये जानकर कुछ हद तक अवाक रह गया कि अब उसे भ्रष्ट राइडर से अकेले ही निपटना होगा। भले ही राइडर का प्रभाव कम हो रहा हो, लेकिन कौन जानता है कि अंत में वह कितनी ताकत दिखा सकती है। तुम्हारा गुरु वही है, मैंने उसे बचा लिया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ताओ यू शब्दों के माध्यम से उसे मनाना चाहता था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मानो बारूद के ढेर में आग लग गई हो। मेडुसा, जिसने अपनी आंखों पर बंदी पट्टी हटा दी थी और बेहद आकर्षक लग रही थी, पागलों की तरह ताओ यू पर टूट पड़ी। गति में अचानक आए इस उछाल ने ताओ यू को अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस कराए। तुम्हारी कमजोरी पर चुपके से हंसना मेरी गलती थी। कपटिल्ड, जैसे ही जुबान टाई हैवी स्वॉर्ड राइडर के छोटे खंजर से टकराई, ताओ यू ने अपने से कहीं अधिक बल का अनुभव किया और हवा में उड़ गया। ताओ यू की छाया से बने रास्ते के किनारे की सारी चट्टानें एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गईं। हालांकि जैसे ही इसे दूर धकेला गया, मुक्त हुए हेवनली लॉक ने अपने सामने कई सुरक्षा तंत्र स्थापित कर लिए ताकि इसे लगातार पीछा किए जाने और अपनी सीमा को पार करने से रोका जा सके। ब्लैक राइडर न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला भी था। गुफा के जटिल भूभाग का फायदा उठाते हुए वह लगातार उछलता कूदता रहा और ताओ यू पर चारों दिशाओं से भयंकर हमले करता रहा। उस गति से ताओ यू के यिन यांग पंच तत्व दिव्य वज्र का उस पर प्रहार करने का कोई मौका ही नहीं था। हमें समय समय पर बचाव के लिए मौजूदा समय आधारित नियंत्रणों पर निर्भर रहना होगा। ये हवा में इधर उधर उछलता रहा, जिससे हवा के छल्ले बन गए और बेहद अराजक और विस्फोटक वायु धाराएं उत्पन्न हुईं। दूसरे शब्दों में, विकराल रूप धारण करने वाला चरण परिवर्तन शक्तिशाली था, जो लगातार जमीन या गुफा की दीवारों पर अतिरिक्त क्षति पहुंचाता था जहां उसकी छाया पड़ती थी, जिसके परिणामस्वरूप कई दरारें और टूटन पैदा हो जाती थीं। नहीं, हमें कीमत बदलनी होगी, अन्यथा हम इसे वहन नहीं कर पाएंगे। ताओ यू के दोबारा दूर धकेल दिए जाने के बाद उसने अस्थायी रूप से अपनी शक्ति लागत को समायोजित किया। मूल रूप से सामान्य नकारात्मक प्रभाव को एक अत्यधिक लक्षित त्वरण में बदल दिया गया है, जिसमें समझौता अभी भी किसी की अपनी ताकत की ऊपरी सीमा है, जिससे गति को सहन करने की क्षमता की सीमा तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि रेंज लगभग आधी हो गई है, लेकिन थोड़े ही समय में शुद्ध गति में 30% का सुधार हुआ है। क्योंकि मातो साकुरा और ब्लैक ग्रेल के बीच का संबंध टूट गया था, ताओ यू को यह भी महसूस हुआ कि ब्लैक राइडर के हमले कमजोर हो रहे हैं, जिससे उसने थोड़ी राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, जिसने सेबर को बंदी बनाया और अकेले ही आर्चर को हराया, उसके बुनियादी गुण और गति बहुत ही जबरदस्त हैं। वह मेरे लिए गिलगमेश से भी ज्यादा परेशानी खड़ी करती है। कपटिल्ड, बूमटिल्ड, जैसे ही ताओ यू ने ब्लैक राइडर के हमले को रोका, वह पीछे की ओर उड़कर गुफा की दीवार से जा टकराया, मानो वह उसमें धंस गया हो। ब्लैक राइडर ने अपनी आखिरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए काले पेगासस को बुलाया, जिसने सीधे ताओ यू पर हमला किया और अपने रास्ते में आने वाले सभी स्टेलेक्टाइट्स और स्पाइक्स को चकनाचूर कर दिया। गुरुजी, सावधान रहें। संघर्षरत ब्लैक सेबर को दबाए रखते हुए हाशिरामा सेंजू ने एक हाथ मुक्त करके हस्त मुद्रा बनाई। ताओ यू के सामने जमीन से लकड़ी की एक विशाल आकृति उठ खड़ी हुई। हालांकि उसे सेबर को दबाना था, लेकिन वह तभी हस्तक्षेप कर सकता था जब प्रतिद्वंद्वी अपनी अंतिम क्षमता का प्रयोग करे और उसके पास पर्याप्त पूर्व निर्धारित एनिमेशन हो। दुर्भाग्यवश लकड़ी की आकृतियां अभी अभी प्रकट हुई थीं और पूरी तरह से बनी भी नहीं थीं कि तभी काले पेगासस ने उन्हें तुरंत चकनाचूर कर दिया, जो उनके आर पार निकल गया। लेकिन ठीक इसी देरी के कारण स्वर्ग की जंजीरें, जो अचानक कहीं से प्रकट हुईं, अंततः राइडर को जकड़ने में सफल रहीं। जंजीरें चरमराती और कराहती रहीं, लेकिन बंधन और कसते गए। उसे संघर्ष करने का कोई मौका दिए बिना और उसे मजबूत करने के लिए सीधे सीलिंग तकनीकों का उपयोग किए बिना चकाचौंध भरी 5 रंगों वाली ऑरोरा ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। अंत में राइडर, जो यिन यांग पंच तत्व दिव्य बिजली से ढका हुआ था, ने ताओ यू की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाते हुए धन्यवाद कहा। हमले को समाप्त करने के बाद शेष ब्लैक राइडर को प्रकाश के कणों में बदलते और विलीन होते हुए पवित्र ग्रेल में लौटते हुए देखकर ताओ यू हौंफते हुए जमीन पर बैठ गया। सेवकों में मैं तुम्हें सबसे बलवान कहूंगा। आत्मनिंदा संबंधी टिप्पणी करने के बाद ताओ यू ने स्वर्ग और पृथ्वी की जीवनदायिनी ऊर्जा को अंदर लिया और बाहर निकाला, साथ ही साथ कई चरणों में ठीक होने के लिए अपने मुंह में एक पौष्टिक पेस्ट भी भर लिया। सौभाग्यवश राइडर की भयभीत करने वाली आंखें मानसिक चैनल के माध्यम से नियंत्रित होती थीं, जिससे उसे छूट प्राप्त थी, अन्यथा ये कहीं अधिक परेशानी भरा होता। ऐसी फुर्तीली गति और प्रतिक्रिया यदि स्वयं की शक्ति द्वारा अस्थायी रूप से परिवर्तित न की जाए तो उस सीमा को पार कर जाएगी जिसे कोई सहन कर सकता है। भ्रष्टाचार के बाद राइडर के आंकड़े बहुत मजबूत हैं। बस एक आखिरी बचा है। ताओ यू ने ब्लैक सेबर को देखा, जो लकड़ी के ड्रैगन से बंधा हुआ था और अस्थायी रूप से सीलिंग तकनीक द्वारा नियंत्रित था, और उसने जरा भी संकोच नहीं किया। असीमित करी स्टिक्स, खुद को रोकना पागलपन है। जैसे ही आखिरी चकाचौंध भरी ऑरोरा गुजरी, ब्लैक सेबर ने मानो संघर्ष छोड़ दिया, शिरो की ओर आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे ग्रेटर ग्रेल की ओर लौट गया।
सभी सेवकों में से इस समय केवल हाशिरामा सेंजू ही शेष बचे थे। हालांकि शायद गिलगामेश की संलिप्तता के कारण पवित्र ग्रेल का प्रेत इस वेदी पर आकार लेने लगा है। एक प्रबल आशंका उभरने लगी, जिससे ट्रेया ने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एक पतित दुनिया का हृदय, और इस प्रदूषण का कारण क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसे एक बार और देख लिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। हालांकि उसी क्षण ताओ यू ने बिना किसी झिझक के हाथ की मुद्राएं बनाई और लताओं का उपयोग करके खुद को पवित्र ग्रेल की ओर भेज दिया। रात जितनी लंबी होगी उतनी ही गड़बड़ होने की संभावना रहेगी। कौन जाने कहीं ये जायंट वर्ल्ड के उस कीड़े की तरह इधर उधर न भागने लगे। चलो पहले इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। पफ टिल्ड। ताओ यू सीधे पवित्र प्याले में कूद गया जो काले पानी से लबालब भरा हुआ था, और उसने उस अशुभ और दुष्ट काली मिट्टी में स्नान किया। फिर उसने बिना किसी झिझक के उसे ग्रहण कर लिया। उसमें से बदबू आ रही थी और वह देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। प्रदूषित दुनिया का हृदय पवित्र ग्रेल हटा दिया गया। आप अपने द्वारा पराजित एक अतिरिक्त सामान्य सेवक को स्थायी सेवक बनाने के लिए चुन सकते हैं। सेवक को स्वामी की जादुई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने मूल उद्देश्य के अलावा हॉट ऑफ वर्ल्ड के कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हैं। ताओ यू ने सहज रूप से गिलगामेश को चुनने की तैयारी की, लेकिन फिर उसे पता चला कि होली ग्रेल विकल्प में उसका कोई नामोनिशान नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि गिलगामेश को भौतिक शरीर मिल जाने के कारण वह गिर जाएगा और इस प्रकार उसकी गिनती नहीं होगी, और ब्लैक राइडर और ब्लैक सेबर भी सामान्य सेवक नहीं थे। इसमें कोई विकल्प नहीं है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। स्कैथ अवशोषित करना। हेशी बी जेड की शक्ति से कहीं अधिक संसार की शक्ति उमड़ पड़ी, और चौथी प्रतिभा, जिसे विकसित होने में मूल रूप से अनंत काल लग रहा था, तेजी से उभरने लगी। शरीर की तंत्रिकाएं लगातार मजबूत हो रही थीं, और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संबंध भी बढ़ने लगा था। मुख्य प्रश्न ये था कि क्या इसका कारण काला पवित्र कोण का समाहित होना था। शरीर से चिपके हुए कीचड़ जैसी वह बुरी अशुभ अनुभूति भी आपके शरीर में उमड़ रही है। राक्षसी शरीर, यह अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा आंतरिक शरीर के क्षय का परिणाम है। नाड़ियां और दंतनाएं मजबूत और उन्नत हो जाती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम ऊर्जा बढ़ जाती है, और साधना से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देवत्व प्राप्ति का पहला शुल्क 5000 है। अपनी नई प्रतिभा के उभरने का आभास होते ही ताओ यू का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। इस प्रतिभा में गतिशील दृष्टि की शक्ति से 6 गुना अधिक शक्ति लगती थी, जिससे ये निस्संदेह एक दुर्लभ प्रतिभा बन गई। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि यह मूल रूप से एक प्राकृतिक शारीरिक बनावट थी, लेकिन इसे ब्लैक ग्रेल द्वारा रूपांतरित कर दिया गया था। कोई बात नहीं, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कला शैली में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। पहली बार देवत्व प्राप्त करने के लिए 5000 का शुल्क लगा, और दूसरी बार 10 लाख का। मेरे पास अभी भी काफी पैसा बचा है। साधारण स्तर की प्रतिभा से भी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने की गति दोगुनी हो जाती है, और नाड़ियों और धंतुओं की सहनशीलता में भी काफी सुधार होता है। देवत्व प्राप्ति के बाद केवल मूलभूत गुणों का सुदृढ़ीकरण ही एक बहुत बड़ा लाभ है। पहली बार स्वर्गारोहण करने पर स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा के अवशोषण की गति 3 गुना बढ़ गई, और नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति में वृद्धि जैसे अतिरिक्त गुण प्राप्त हुए। दूसरी विधि से स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा के अवशोषण की गति 5 गुना बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति फिर से बढ़ जाती है, और इसमें संक्षारक प्रदूषण के गुण होते हैं। ये समझ को भी बढ़ाती है और ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश करना आसान बनाती है। समझ। ताओ यू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। देवत्व प्राप्ति पूरी करने के बाद वह रहस्यमय अवस्था में जाने से पहले मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया दे पाया। नवप्राप्त काल्पनिक संख्या, मूल रूप से 2 बार देवत्व प्राप्त ध्यान तकनीक और दाओ हृदय की महान दानव बीज तकनीक आध्यात्मिक अध्याय, जिन्हें मैंने कभी समझना भी शुरू नहीं किया था, एक में विलीन होने लगे। ध्यान की शुरुआत में इस्तेमाल की जाने वाली कल्पना अचानक बदल गई, और चेहरा अधिकाधिक पवित्र और गंभीर होता चला गया, लेकिन भौहों के बीच एक काला बिंदु प्रकट हुआ, मानो यह इस दुनिया की बुराई का जमावड़ा हो। दाओ शिन बीज दानव तकनीक पूर्वोक्त कौशलों के मूलभूत गुण संवर्धन को मिलाकर ये दिव्य की अपनी स्वयं की कल्पना को दाओ भ्रूण के रूप में उपयोग करके एक दानव बीज बोता है, स्वयं को एकीकृत शक्ति के रूप में उपयोग करके अच्छाई और बुराई का पोषण करता है, अपनी आत्मा को एकजुट करता है, जादुई परिपथों को मजबूत करता है, जादुई शक्ति उत्पन्न करता है और जादुई शक्ति की गुणवत्ता को शुद्ध करता है। दूसरी बार देवत्व प्रदान करने की आवश्यकता के लिए 15 मिलियन यूनिट इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि नाड़ियों में दीर्घायु का सच्चा सार समाहित था, इसलिए दाओ हृदय में मौजूद राक्षसी बीज ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, आत्मा को आधार और जादुई परिपथ को समर्थन के रूप में उपयोग करके जादुई शक्ति उत्पन्न और सक्रिय की। इसके अलावा रिन तो हसाका से सीखी गई बुनियादी जादुई शक्तियां, हाशिरामा सेंजू से प्राप्त ज्ञान और किरिगाकुरे में सीखी गई सुरक्षा तकनीकें, ये सभी मिलकर एक नया कौशल बनाने लगीं। बाधा तकनीक स्टॉप्ड।